हो गई अटेंडेंस। ओहो। जी बेटा, आमना अनवर, मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर दी है, ठीक है। जी सर, थैंक यू। ओके जी स्टूडेंट्स, अभी आपकी स्क्रीन पे है आ रहा है सेल्फ एडजॉइंट यूनिटरी एंड नॉर्मल ऑपरेटर। नॉर्मल। ओके, तो मैं आपको ऑलरेडी इसके बारे में लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत बता चुका था। आज भी हम जस्ट डेफिनेशन क्या तक इसको अभी देखेंगे। सो boundary linear operator T from a Hilbert space to Hilbert space H is said to be self-adjoint or Hermitian. Self-adjoint or Hermitian. Other name of self-adjoint is Hermitian. If if T static is equal to T, ओके, अगर जो है उसका एडजॉइंट उसी के बराबर आ जाए तो ऐसे जो एडजॉइंट जो ऑपरेटर को बोलेंगे सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। ठीक हो गया, इसको सेल्फ एडजॉइंट और हर्मिशन का नाम देंगे। सेकेंडली यूनिटरी, इफ टी इज बाइजेक्टिव, if T is bijective and its inverse is equal to its adjoint. Okay, and the third one is normal if T static is equal to T static T, that means T commute with its adjoint. Okay, if T commute with its adjoint, then we say that T is normal. नॉर्मल। Okay, clear? So these जी are सर। just definitions which can be useful for you people. Okay, then Hilbert joint operator of T is defined by this. तो सेल्फ एडजॉइंट की बात आ रही है नॉर्मल की, तो ये जस्ट उसके ये एग्जांपल के तौर पे भी हम देख सकते हैं। तो ये एग्जांपल पहले ही हम देख ली हुई है। तो तो ये इसको अगर हम बात करें ना उसके केस में, मैट्रिक्स के केस में, तो मैट्रिक्स के केस में भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि सेल्फ एडजॉइंट कब होगा। तो उस केस में आपको पता है कि अगर टी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो उसका जो ट्रांसपोज होता है वो उसी के बराबर आ जाता है। ठीक हो गया, रियल सिमेट्रिक इफ टी इज सेल्फ एडजॉइंट, अगर हमारे पास वो सेल्फ एडजॉइंट होगा डेफिनेटली वो सिमेट्रिक होगा। ये उसकी एग्जांपल्स हैं उनकी। ऑर्थोगोनल इफ टी इज यूनिटरी, तो इसको आप देख सकते हैं, ये एग्जांपल्स के तौर पे आप प्लीज इसको कंसीडर कर लीजिएगा। ठीक हो गया, तो जी रियल सिमेट्रिक इन द सेंस कि उसमें कॉन्जुगेट जो है वो उसके बराबर होता है ना, तो इन दैट केस। क्लियर जी स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल्स हैं इनफैक्ट हर्मिशियन की, स्क्यू हर्मिशियन, यूनिटरी और नॉर्मल की, ये एग्जांपल्स हैं आपके पास। और रियल के केस में ऑफ कोर्स ए टी इज इक्वल टू ए, और स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए टी इज इक्वल टू माइनस ए, ऑर्थोगोनल इफ ए टी इज इक्वल टू माइनस ए। क्लियर? जी सर। Okay. So these are some results, but we will not go in detail here. In fact, we will start the next chapter, and तो ये जो बस हमने ऐसे रीड ही करनी थी, ये जो अभी आप जस्ट एक इंट्रोडक्शन देना था आप लोगों को। ठीक है, इसको अगर आप मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, इफ़ यू वांट वी कैन डिस्कस इस लेटर, अगर आप चाहेंगे तो हम इसको कर सकते हैं, लेकिन फॉर द मोमेंट हम इसका एक आपको ओवरव्यू देना चाह रहे थे। ओके, क्लियर? जी सर। Okay, so we start our next chapter, which is very important. It's a main part of our course, which is in fact the fundamental theorems for normed and Banach spaces. So very important chapter. This chapter contains, roughly speaking, the basis of the more advanced theory of normed and Banach spaces, without which the usefulness of these spaces and their application would be rather limited. Okay, the four important theorem in this chapter are Han-Banach theorem. इसको Han, 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 Han को an बोल देते हैं, Han-Banach theorem, द यूनिफॉर्म बाउंड्रीनेस थ्योरम, और इसका एक और नेम है वो भी अभी मैं आपको बताऊं, बनाक-स्टेनहास थ्योरम इसको बोलते हैं। यूनिफॉर्म बाउंड्रीनेस थ्योरम का एक और नेम बनाक-स्टेनहास थ्योरम। ओके, तो the open mapping theorem and the closed graph theorem, these are the cornerstones of the theory of Banach spaces.
तो ये जो आपके पास है, ये इसको आप कह सकते हैं द 4 पिलर्स ऑफ फंक्शन एनालिसिस. ओके, so here is some brief orientation about the main content, but we'll go directly to the main results. First, in fact, the Arnbanach theorem, uniform boundedness theorem, okay, the open mapping theorem, and the closed graph theorem. Okay, we start from the Zorn's lemma. Okay, in fact, all this stuff, if we start from Zorn's lemma, it depends upon, we start from the Zorn's lemma. Zorn's lemma is a key point for the Banach theorem, in fact. सर प्लीज माइक थोड़ा सा पास कर लें. ओके, मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर लेता हूँ. जी, आपको आवाज आ रही है ना मेरे बेटा? हेलो. आवाज जी पहले सर. भी आ रही लेकिन ना वो थोड़ी सी कम थी. ओके, एक ठीक मिनट. है जी. जी, अब मैंने थोड़ी सी उसकी सेटिंग सर आप में ठीक है. मैंने उसको थोड़ा सा लाउड कर लिया, लेकिन हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को नॉइज भी साथ आए, तो प्लीज़ ये सॉरी कि क्योंकि वो जब वॉल्यूम हम इंक्रीज करते हैं इसका माइक का, तो फिर वो थोड़ा सा नॉइज भी शामिल हो जाती है. Okay, so here are some basic definition related to the Zorn's lemma. We will go quickly from these things, but these are very important part, in fact. So we start from the partially ordered set, then we will see what's the Zorn's lemma and axiom's choice, and then we'll go our main results. So we start with the definition of a partially ordered set and a chain. A partially ordered set is a set M on which there is defined a partial ordering that is a binary relation which is written lesser or equal to and satisfy the conditions. Okay, so please see very carefully. एंड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे यहाँ पे एक बात याद आ गई जो मैं आप लोगों को बतानी चाहूँगा. आप लोगों को, मैं मेट के पेपर चेक कर रहा था ना, वहाँ पे मुझे एक चीज़ बहुत फील हुई कि जब आप एक दूसरे से कॉपी कर रहे थे ना, तो आपको यही पता ही नहीं था कि नेक्स्ट लाइन जो है उसमें जब दूसरे का कॉपी कर रहे थे तो उधर उसने क्या लिखा तो आप क्या लिख रहे थे. ठीक है, कॉपी करते भी अब आपने वो मतलब कि मिस्टेक्स की हैं, वहाँ से पता चला था कि आप कॉपी कर रहे हैं. तो प्लीज जब भी करें थोड़ा सा ध्यान से समझ के किया करें चीजों को. मेरा ख्याल आप मेरी बात समझ रहे हैं, जो जिन लोगों ने भी ऐसा किया होगा. ओके, अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट क्या होता है? एक देखें, यहाँ पे जो वर्ड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जब मैं बात कर रहा हूँ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, ठीक है, इसमें 3 वर्ड्स हैं, पार्शियली, ऑर्डर्ड और सेट. ठीक है, तो इसका मतलब है एक सेट है जिसके ऊपर कोई ऑर्डर होगा, और पार्शियली तो वो जो ऑर्डर है वो सर्टेन टाइप का होगा जिसको हम पार्शियली का वर्ड यूज कर रहे हैं. ठीक हो गया. आपको मैं एक बहुत सिंपल जो है ना फिनोमेना बताता हूँ, वहाँ से आप लोग इसको अंडरस्टैंड करना और फिर बाकी सारी चीज़ें उससे आपको समझ आए. रियल नंबर की एक प्रॉपर्टी है कि कोई भी आप 2 रियल नंबर पिक करें, कोई भी 2 रियल नंबर पिक करें, तो या तो वो 2 रियल नंबर आपस में बराबर होंगे, ठीक हो गया, या या लेस एक रियल इक्वल लेस होगा, या एक्स वाई से या ग्रेटर हो. ग्रेटर हो. ग्रेट. ठीक है, तो कोई भी 2 रियल नंबर पकड़े, उनमें ये हमेशा रिलेशनशिप होल्ड करता है. ऐसा कभी नहीं हो सकता डाइकोटोमी है सर. वेरी गुड यार, आप तो बहुत जीनियस है, जानते हैं. ओके, क्या ये प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी होल्ड करती है? नो सर. नो नो, ऑर्डर नहीं. यस सर, ओनली ऑन रियल नंबर्स. ओनली और रियल नंबर्स के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है. तो क्या आर के लिए हम 2 नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कैन वी कंपेयर x एंड y बिलोंगिंग टू c? अगर हमारे पास x और y हैं, तो उनमें हम कोई रिलेशन या ऑर्डर्ड रिलेशन हम उस पर डिफाइन कर सकते हैं. ऑर्डर को सर डिफाइन नहीं कर सकते.
ऑर्डर डिफाइन नहीं कर सकते इन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर सर ऑर्डर डिफाइन नहीं होगा। ओके, ऑर्डर डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो वर्ड ऑर्डर है ना, उसको आप ले रहे हैं इन दिस सेंस, ठीक है। इसको हम जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उसमें हम वर्ड यूज करते हैं टोटली ऑर्डर्ड या सिंपली ऑर्डर्ड बोल रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर के जिसने आपने कहा ना ऑर्डर डिफाइन नहीं कर सकते, ऑर्डर डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है हम ऑर्डर तो डिफाइन नहीं कर सकते लेकिन कोई पार्शियल ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं? पार्शियल पार्शियल ऑर्डर। ऑर्डर। पार्शियल ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं। सर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि टोटली ऑर्डर्ड में हम कुछ चीज़ों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं और पार्शली में नहीं। जी जी, आप पार्शली में हो बिल्कुल, भी कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं। यस यस जी, पार्शली मतलब कि हम कुछ को कंपेयर कर सकते हैं, कुछ को कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक हो गया। अब इस वर्डिंग की आपको समझ आ गई है, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे दिया। अब हम पार्शली ऑर्डर्ड सेट की डेफिनेशन पे आएंगे तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। यस सर। A partially ordered set is a set M on which they define a partial ordering। तो इसका मतलब है कि हम टोटल ऑर्डरिंग की डेफिनेशन नहीं दे रहे हैं, हम पार्शियल ऑर्डरिंग की डेफिनेशन दे रहे हैं, ठीक है। That is a binary relation which is written as lesser equal and satisfy the following three conditions। अगर ये three conditions satisfy कर रहे हो तो उस हम जो ऑर्डर है उसको बोलेंगे पार्शियल ऑर्डरिंग। पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। पार्शली ऑर्डर्ड सेट सेट को बोलेंगे और ये जो ऑर्डरिंग है उसको हम बोलेंगे पार्शियल ऑर्डरिंग। A set together with the partial ordering is called a partial ordering set। Clear? जी सर। Okay, what are the condition, what are the axioms that should be satisfied for a partial ordering? First one is the reflexive property, which says that A must be lesser equal to A. Second one, if A lesser equal to B, B lesser equal to A, then A must be equal to B. Antisymmetry. Antisymmetric property. The third one is if A lesser equal to B, B lesser equal to C, then A must be lesser equal to C. That's called the transitive property. Clear? जी सर। Can you give me an example of such partial ordering, यस सर। please? सर हम सिंपल ले सकते हैं 1 1 2 2 3 3। तो ये एक सेट ले सकते हैं सर। आप ये कह रहे हैं, और एक इस सेट में सर ना इसको हम रिफ्लेक्सिव भी कहते हैं और इसको एंटीसिमेट्रिक भी कह सकते हैं, और ये इसमें ट्रांजिटिव भी कंप्लीट हो रही है। देखिए मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आप माशाल्लाह टीचर हैं और आप में से बहुत सारे लोग टीचर हैं। आई डोंट नो अतीक भी टीचिंग करता है कि नहीं करता, लेकिन आई बिलीव दैट यू आर ऑल टीचर्स हेयर सिटिंग हेयर। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, वो ये, जब भी आप किसी स्टूडेंट से बात करें, आप उससे किसी फिनोमेना के बारे में किसी बारे में आप उससे कोई चीज़ करें, तो वो आपको बता जो चाह रहा है वो ठीक रहा होता है, लेकिन उसकी लैंग्वेज प्रॉपर ना हो तो आप उसको यही कहेंगे बेटा आप गलत बता रहे हैं। लेकिन मैं उस स्टेटमेंट को ये कहूंगा कि आप गलत नहीं बता रहे, लेकिन बताने का आपको तरीका नहीं आ रहा ना, ठीक है। तो जो अतीक बताना चाह रहे हैं वो एक रिलेशन बताना चाह रहे हैं, ठीक है, जो जिसमें 1 1 अतीक ने जो वर्ड बोला कि एक सेट ले, ठीक है, वो सेट पार्शली ऑर्डर्ड सेट नहीं है, इनफैक्ट वो रिलेशन की बात बताना चाह रहे हैं, 1 1 और इस तरह की जो बता रहे हैं। अतीक मेरी बात को रिलेशन तो हम पार्शियल ऑर्डर को डिफाइन करते हैं ना जी। अगर आप रिलेशन ले रहे हैं, बताएं आप क्या ले रहे हैं, 1 1 और जी सर 2 2 2 2 3 3 3 3 और बस सर इट्स ओके। अब आपने ये मुझे रिलेशन बताया, क्या बताया, रिलेशन बताया आपने मुझे, ये रिलेशन, यू आर क्लेमिंग दैट इज अ पार्शियल ऑर्डरिंग इन फैक्ट, यस सर। it's very natural to ask to you on which set you have defined this relation. Very obviously
आपसे पूछा जाए कि ये रिलेशन किस सेट पे डिफाइन किया हुआ आपने, Set containing 1 2 3 यस यू आर x equal कंसीडरिंग to अ सेट x equal to 1 2 containing 1 2 3. Yes, See, sir. so you are claiming that this X together with this binary relation is a partial ordering, partially ordered set. In fact, partially ordered set. You are claiming Yes. this. Okay. So check the first Yes. properties, check the second property, and check the third property. First property says that 1 is related to 1, 2 is related to 2, 3 is related to 3. All are here? Yes. Second property says that if it's very important, if A is less or equal to B, B less or equal to C, then A is equal to B. ऐसे ही है. Yes, sir. If A is related to B, ठीक है, B related to A and B are same. Yes. If A is equal to B, B is related to A, they're the same. Yes. और same third one is ये भी इसी तरह से. तो इस तरह से आप इसको चेक Sir, कर there सकते. is a So net issue, sir. Voice. sorry, what's the Sir, problem आपकी here? आवाज क्लियर नहीं आ रही. Sorry, सही अब आ रही है। सही आ रही है? जी सर। जी सर क्लियर है आपकी वॉइस। Okay, so this is an example of partial ordering. Yes, इसको हम partial ordering का नाम दे सकते हैं. अब आपको मैं आपको एक yes please अति, do you want to ask something please? Yes, sir. All three conditions satisfies here. Yes, therefore it's a partial order. अब मैं आपको एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बात Yes. बताता हूँ. बस आप लोगों ने एक जिसको जिस तरह कहते हैं ना, कुछ बेसिक को अपनी पॉकेट में रख लेना. जब आपके पास टोटल ऑर्डर है ना, तो टोटल ऑर्डर के लिए रियल नंबर को विद यूजुअल लेसर इक्वल को रख लें, तो आपके पास ये बेस्ट एग्जांपल है. टोटली ऑर्डर्ड की, ठीक है, ये सिंपली इसको हम ऑर्डर्ड की हम एग्जांपल लिख सकते हैं. तो पार्शियली ऑर्डर के लिए मैं अब आपको एग्जांपल बताता हूं. तो कोई भी आप सेट लें x, ठीक है, x कोई भी आपके पास सेट है, नॉन एम्प्टी भी हो सकता है, एम्प्टी सेट भी हो सकता है, बट वी हैव कंसीडर फॉर एग्जांपल नॉन एम्प्टी सेट x. तो इसमें आप यूं कर सकते हैं, p of x together with set inclusion is a partially ordered set. POS हम बोलते हैं partially ordered set. POS is a good example for partially ordered set. तो ये एग्जांपल आप अपने माइंड में रखिएगा, आपको फौरन समझ आए. देखिए समटाइम्स इस तरह की एक्सप्रेशन को डील करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है फॉर द केस ऑफ इनफिनिट एलिमेंट्स इन X. For the finite case, it's very easy to check all these property for अगर आपके पास infinite set है, तो आप किस किस को चेक करके बताते जाओगे? जी सर, इनफिनाइट के लिए तो पॉसिबल डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट. तो इनफाइनाइट के केस में हम नॉर्मली इस तरह से ऑर्डर को इस तरह से नहीं बताते होते. हम बताते होते नंबर 1 व्हाट इज अ सेट, सेट क्या है, और उसके ऊपर नंबर 2 ऑर्डर क्या है. जी सर. बस हम ये 2 बातें बताते होते, ये नहीं हम बताते होते इस तरह की बात. ये फाइनाइट, ये छोटी क्लासों में जब आप बच्चों को 9th 10th को बता रहे हैं ना, उस वक्त तो बहुत अच्छा इस तरह, लेकिन जब हम इन्फिनिट केस करते हैं तो उस वक्त ये बहुत डिफिकल्टी हमारे लिए हो ऑर्डर जाती है. मीन हम बताएंगे टोटली या पार्शली? ऑर्डर के 2 एलिमेंट्स आपस में किस तरह से रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ऑर्डर का ये मतलब होता है. ऑर्डर का ये मतलब है कि कोई 2 एलिमेंट्स आपस में तल्लक रखते हैं, क्या उनका आपस में रिलेशन है या नहीं है. अगर है तो किस तरह से, अगर नहीं है तो किसी और का आपस में रिलेशन है कि नहीं. क्लियर? मैं अभी आपको यही पार्शियली ऑर्डर्ड सेट के केस में P of X के केस में बता सकता हूं कि P of X जो फॉर एग्जांपल आप X देखें, आप X को R भी ले सकते हैं. इन्फिनिट केस की मैं आपको बात बता रहा हूं ना, ठीक है. R आप ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल R ले रहे हैं,
तो जब आप पावर सेट ऑफ आर की बात करेंगे तो पावर सेट ऑफ आर में आपके पास कोई भी आप सबसेट ले ले आर का, फॉर एग्जांपल ए इज अ सबसेट ऑफ आर, ठीक है। तो ए नंबर 1, ए सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी। जी जी, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती कि नहीं होती? नंबर 2, अगर यस सर, ए रिफ्लेक्सिव। ए अगर सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, तो A इसका ये equal to मतलब B। नहीं है कि ए इज इक्वल टू बी। जी सर। नंबर 3, Yes. अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का, दिस A डज नॉट इम्प्लाई कि ए सबसेट है Then सी का। is subset of C. जी, जी सर। no, you can grip the idea that the definition of partially ordered set come from these phenomena. अब आपको समझ आ रही है कि पार्शियली ऑर्डर सेट की जो डेफिनेशन है वो यहां से कहीं से आ रही है? जी सर। जी, क्लियर हुई मेरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ? हाँ, जी सर। जी सर। मेरी बात समझ आई है कि ये पार्शियली ऑर्डर सेट की डेफिनेशन कहाँ से आ रही है? जी सर। पार्शियली, अब आपने जी, जेहन में रखना है बिल्कुल कि सर। जी, पार्शियली ऑर्डर सेट के लिए आपने एग्जांपल हमेशा याद रखनी है पावर सेट वाली, जी सर। और टोटली ऑर्डर के लिए एग्जांपल Right, याद sir. रखनी है आर वाली। जब आप कोई भी फिनोमेना डिस्कस कर रहे होंगे पार्शियल ऑर्डर सेट का, तो पावर सेट वाली एग्जांपल आपने माइंड में रखनी है। टोटली के लिए आर वाला। जी सर। टोटली के लिए आर। अगर आपको ये बेसिक एग्जांपल अपनी पॉकेट में है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिलीव मी। क्लियर? जी अब फर्दर छोटी छोटी वो डेफिनेशन है, इनको देख लीजिएगा। partially emphasize that M may contain elements A and B for which neither A lesser equal to B nor B lesser equal to A. तो आप मुझे पावर सेट के केस में ऐसे बता सकते हैं एग्जांपल कि आप कोई दो ऐसे मुझे सेट बताएं R के सबसेट जो आपस में रिलेट नहीं हो रहे, A नॉट कंटेन इन B, B नॉट कंटेन इन A। तो ऐसे कोई एग्जांपल बता सकते हैं मुझे कोई दो सबसेट? जी बच्चों, तो सबसेट बताने हैं? डेफिनेटली मैं यहाँ पे सबसेट्स की बात हो रही है क्योंकि पावर सेट ऑफ आर पे इंक्लूजन की बात है, इसको हम पार्ट्स की ऑर्डर सेट कह रहे हैं। जी, मैंने कोई मुश्किल सवाल पूछ लिया सर? नहीं सर, ए में अगर एलिमेंट हम 1 2 3 ले लें, ठीक हो गया। और और बी B में के- बी में 1 2 3 4 कर लें, 1 2 3 4, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हों। क्वेश्चन समझे बेटा, मैंने क्वेश्चन क्या कहा है? क्वेश्चन नहीं आपने अंडरस्टैंड? तो 3 Yes. 4 ले लें। तो बेटा मुझे एक बात बताइए, आप आसानी की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? आप आसानी की तरफ क्यों नहीं जाते? तो वो एक जो लिखना था साथ में उसके एक आधा और लिख देते हैं, वो अकेला तो मैंने ये तो नहीं कहा कि आप एक साथ और लिखें। क्वेश्चन जिंदगी सर को क्या? अकेला अच्छा नहीं। जिंदगी को आसान बनाना सीखें। जिंदगी को पहले ही बहुत मुश्किल है, उसको और मुश्किल ना बनाएं। तो वो अकेला अच्छा नहीं लगता ना। A does not contain in B and B does not contain in A. सर फिर ए बी के इक्वल भी नहीं होगा। तो जब कंटेन नहीं कर रहा ना बेटा, इक्वल तो बहुत दूर की बात है। अब इस लाइन को पढ़िएगा। Partially emphasize that M may contain elements A and B for which neither A lesser equal to B nor B lesser equal to A holds. ठीक हो गया? Then A and B are called incomparable. तो यही बात है जिनको हम कंपेयर ना कर सकें। ठीक है? In contrast, two elements A are called comparable. तो जैसे हम रियल नंबर में देखते हैं, हर दो को आप कंपेयर कर सकते हो। क्लियर? जी, अभी किसी को नहीं क्लियर तो अभी पूछ लें, मैं इसको अब इसको खत्म कर रहा हूँ, इस डेफिनेशन को। जी बच्चों, कोई पॉइंट ना समझ आया हो? फिर आ गया। और नहीं, आपको तो समझ आएगी, दूसरे और किसी का। जी शफकत,
क्लियर है सर। जी सर। क्लियर? जी सर क्लियर। ओके, जी सर। नेक्स्ट इज अ टोटली ऑर्डर सेट और चेन। ये भी मैंने आपको बता दिया। टोटली ऑर्डर का नाम चेन भी होता है या ऑर्डर सेट भी होता है, ठीक हो गया। तो जो चेन होता है उसमें ये होता है कि हर इसकी एक और डेफिनेशन भी है, ये चीज इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। पार्शली ऑर्डर्ड सेट such that every two elements of the sets are comparable, सर जिसमें लेकिन ये तो उसने टोटली ऑर्डर्ड की नहीं लिखी हुई। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट में अगर एक और कंडीशन ऐड कर दें, वो ये कि हर दो एलिमेंट्स को भी कंपेयर किया जा सके, तो ऐसे पार्शियली ऑर्डर्ड सेट को हम टोटली ऑर्डर्ड सेट बोल देंगे या चेन बोल देंगे। ठीक हो गया। अब हम कह सकते हैं कि हर टोटली ऑर्डर्ड सेट पार्शियली ऑर्डर्ड सेट भी होता है। ठीक हो सर गया? उसके लिए जी सर। सर उसके लिए सिमेट्रिक होगा ना सेकंड? बेटा मैं आपको आसान कर रहा हूँ चीजों को, आप क्यों कॉम्प्लिकेटेड करी जा रहे हैं। सादा सा आप ये याद रखें कि कोई भी पार्शली कोई भी, फॉर एग्जांपल कोई भी टोटली ऑर्डर्ड सेट जो होगा वो क्या होगा, एक ऐसा पार्शली ऑर्डर्ड सेट होगा जिसमें हर दो एलिमेंट को कंपेयर किया जा सके। बस ये चीज ऐड करनी। जी सर। मैं बार बार आपको एक चीज याद करवा रहा हूँ कि चीजों को आसान करें, मुश्किल ना बनाएं। ठीक है? Okay. In other words, a chain or a chain is a partially ordered set that has no incomparable elements, जिसमें कोई भी ऐसे दो एलिमेंट्स नहीं है जिनको कंपेयर नहीं किया जा सके। ठीक हो गया? क्लियर? जी सर। ओके, यहाँ पे अपर बाउंड की डेफिनेशन ये आपको आती है। मैक्सिमल एलिमेंट की डेफिनेशन चले आप देख लें, लेकिन मैं उसके प्रूफ की तरफ, इनफैक्ट वो जिसमें ये यूज होगा वो ये प्रूफ है यहाँ पे, चले उसको भी देख लेते हैं, असाइनमेंट के तौर पे चले दे देंगे आपको। ओके, लेट्स सी एन अपर बाउंड। ये अपर बाउंड की आपको पता ही है। अपर बाउंड क्या होगा कि an upper bound of a set W of a partially ordered set is an element such that कि वो हर एलिमेंट से ग्रेटर है, इक्वल हो। ठीक हो गया? और मैक्सिमल एलिमेंट में क्या है जी, मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ M is an M such that कि अगर उससे कोई बड़ा हो तो उसके बराबर ही होगा। जी बच्चों, अब मुझे अपर बाउंड और मैक्सिमल एलिमेंट की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, इनको देखे इनमें डिफरेंस बता सकते हो क्या? सर जो अपर बाउंड्स होते हैं ना वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी अच्छा। उसमें मेन जो डिफरेंस है ना सर, अगर अपर बाउंड्स उसके इक्वल भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है, बड़े एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, तो वो सारे अपर बाउंड्स होंगे। तो उनमें से एक मैक्सिमम अपर बाउंड हम लेते हैं जिसको हम सुप्रीमम कहते हैं। नहीं आप सही नहीं बता रहे, मैक्सिमम नहीं कहते, मिनिमम वाला सबसे छोटे। मिनिमम भी वर्ड नहीं बोलना चाहिए, मिनिमम वर्ड नहीं बोलना चाहिए, मिनिमम की सेंस हो रहा है। जी बच्चों, आप ये अतीक जो बता रहे हैं ये थोड़ी सी स्मॉलेस्ट अपर बाउंड लेते हैं ना सर सुप्रीमम को। हाँ, स्मॉलेस्ट अपर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड बोलते हैं बेटा, स्मॉलेस्ट नहीं बोलते, लीस्ट अपर बाउंड, उसके लिए वर्डिंग लीस्ट की बोलते होते हैं। अच्छा जी, अब एक से ज्यादा अपर बाउंड एक सेट में कैसे हो सकते हैं? सेट में कंटेन करना जरूरी नहीं है उसका। तो आपने ये कहा ना एक से ज्यादा होंगे। या प्लीज, आई एम सॉरी तबस्सुम, एक मिनट ठहरिएगा। अतीक जो आप बता रहे हैं ना बातें, वो ठीक नहीं बता रहे। आई एम रियली सॉरी। इसलिए प्लीज इनकी बात को आप इग्नोर कीजिएगा। अगर कोई और बताना चाह रहा है तो प्लीज बताइएगा। यस प्लीज। मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। मेरा क्वेश्चन क्या ये है, ये आपके सामने अपर बाउंड और मैक्सिमल एलिमेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है, इनमें डिफरेंस क्या है? एक तो डिफरेंस ये दो, एक तो डिफरेंस सीधा सा है कि ये और डेफिनेशन है, ये और डेफिनेशन है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपके माइंड में इनका डिफरेंस क्या बना है मैक्सिमल एलिमेंट और अपर बाउंड में? जी सर, अपर बाउंड में हम ये कह सकते हैं कि एक एलिमेंट बन गया तो सारे एलिमेंट्स का मतलब ग्रेटर है।
सारे एलिमेंट से ग्रेटर है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि अपर बाउंड क्या होता है, जो सारे फॉर एवरी एलिमेंट। जी, अब मैक्सिमल एलिमेंट के बारे में क्या ये बात नहीं होती? सर मैक्सिमल में ये लेना है कि हमने एक एलिमेंट ऐसा उठाना है जो मतलब उसी के इक्वल हो। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है 1 2 3, तो इसमें मैक्सिमल आई थिंक 3 है और वो 3 के ही इक्वल है। वो क्या अपर बाउंड नहीं है 1 2 3? क्योंकि वो सबसे बड़ा है, 1 से भी बड़ा है, 2 से भी बड़ा है, 3 अपने आप से भी बड़ा है, जाहिर सी बात है वो अपने इक्वल ही होता है। तो क्या वो अपर बाउंड? अपर बाउंड हो सकता है वो, लेकिन अपर बाउंड के लिए ये है कि वो सबसे बड़ा होगा। तो मतलब सबसे इसका बड़ा नहीं है कंपेयर 3। मेरी बात सुने, 3 क्या सबसे बड़ा नहीं है? 1 2 3 क्या सबसे बड़ा नहीं है? बड़ा है सर। यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल साइन भी हो सकता है। ये जो इक्वल की सेंस होती है ना, इसका मतलब होता है कि वो इक्वल स्ट्रिक्टली ग्रेटर का नहीं है यहाँ पे। जी, और कोई बताना चाहेगा? इन्होंने थोड़ी सी तो बात, वैसे भी जस्ट यहाँ पे अपर बाउंड की है, वो उसकी तो नहीं ना ग्रेटेस्ट अपर बाउंड, इस चीज को तो डिस्कस ही नहीं किया होगा। इसको तो बात ही नहीं कर रहे अभी हम तो सिर्फ तब वो अपर इसी बाउंड। चीज को ला रहे हैं ना कि जो इसमें होगा उसको सबसे देखना है। बेटा मैं तो अतीक की इसी वजह से मैंने बात को कहा कि आप ठीक नहीं बता रहे, क्योंकि यहाँ पे लीस्ट अपर बाउंड की बात ही नहीं हो रही। यहाँ पे सिर्फ मैं आप Just लोगों से upper bound डिफरेंस, मैं जस्ट आप लोगों से डिफरेंस क्रिएट कराना चाह रहा हूँ कि अपर बाउंड और मैक्सिमल एलिमेंट में क्या फर्क है। सर मैक्सिमम एलिमेंट यूनिक होता है। सॉरी, तो इसमें यूनिकनेस देखिए, तो मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट में यूनिकनेस होती है, लेकिन अपर बाउंड यूनिक नहीं होते, ये ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, आप ये कहना है। चले एक थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंस बताने की कोशिश की है कि मैक्सिमल एलिमेंट जो है ना वो यूनिक होगा हमेशा अगर एग्जिस्ट करे, और जो अपर बाउंड है वो जरूरी वो नहीं है ज्यादा ज्यादा यूनिक हो। जिस तरह सुप्रीमम यूनिक नहीं हो सकता, वो ज्यादा भी हो लेकिन सकता ये भी तो हो सकता है अपर बाउंड ना एग्जिस्ट करता हो, ये कंपल्सरी तो नहीं है। उन्होंने मेंशन भी किया होगा वो उसके एम और पीडब्ल्यू पे डिपेंड करेगा। जी, और कोई बताना चाहेगा प्लेयर? सर अगर मैक्सिमल एग्जिस्ट करेगा तो उस सेट में जो भी मैक्सिमम एलिमेंट यानी जो सबसे बड़ा एलिमेंट पड़ा होगा वही फिर उसका मैक्सिमल एलिमेंट होगा। ओके, और जी बेटा कोई? सर अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेते हैं तो उसका अपर बाउंड जो है एग्जिस्ट नहीं करता। अगर सर हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं 1 से 10 तक डेफिनेटली एग्जिस्ट नेचुरल करेगा। नंबर को, तो फिर सर जो 10 होगा वो उसका अपर बाउंड होगा फॉर 1 फॉर 2 फॉर 3 फॉर 4 अप टू 9 अप टू 10। तो सर वो 10 जो होगा उसका अपर बाउंड होगा। लेकिन मैक्सिमल के लिए ये है कि हम एक एलिमेंट लेंगे उसमें से, तो वो उस सूरत में ही उसका मैक्सिमल होगा अगर वो इक्वल होगा, यानी तो 10 के लिए होगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि 1 to 10 तक कोई मैक्सिमल एलिमेंट नहीं है, ये कहना चाह रहे है सर ना? फिर मैं समझा नहीं बात आपके। 10 है, 10 आप कह रहे हैं कि मैक्सिमल एलिमेंट भी 10 है, और अपर बाउंड क्या होगी उसकी? अपर बाउंड भी अगर ये 10 है क्लोज्ड होगा तो अपर बाउंड भी इसका 10 ही होगा। अच्छा, कुछ हम पास पहुंच रहे हैं चीजों के, ठीक है। और सर ये तो सेट पे डिपेंड करता है ना, हम ले कौन सा रहे। अगर उसका एग्जिस्ट करता होगा पार्शियल सेट पे भी डिपेंड कर रहा है और पार्शियल ऑर्डरिंग पे भी डिपेंड कर रहा है, वो नहीं आप देख रहे। आप अभी तक जितनी एग्जांपल आप अपने माइंड में लेकर सिर्फ लेसर इक्वल के लिए लेके आ रहे हैं, ही दे रहे हैं हम लोग, लेसर इक्वल के लिए लेके आ रहे हैं। पार्शियल वाले के सर बेसिकली अपर बाउंड मैक्सिमल ही होता है, अपर बाउंड मैक्सिमल ही मैक्सिमल की इक्वल ही होता है। ओके, अब मैं आप लोगों को एग्जांपल बतानी शुरू करूंगा ना, फिर आप लोगों को और डेफिनेशन क्लियर होता जाएगी। प्लीज मेरे साथ आप रहिएगा, ठीक है? आप बहुत केयरफुली है, मैं आप लोगों की बातें सुन ली हैं। अब आप आपके माइंड में जो कुछ भी चल रहा है उसको चलने दें और साथ साथ मेरी बातों को नोट कीजिएगा। ये पहले कुछ पॉइंट मैं आप लोगों को नोट करवा लूं इस इन डेफिनेशंस में, फिर मैं आप लोगों से एग्जांपल में आप लोगों को ये एलेबोरेट करूंगा बातें, ठीक है जी? आर यू विद मी? जी सर। ओके, प्लीज मूव, प्लीज। यस सर।
जब हम अपर बाउंड की बात करते हैं तो हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक सेट m एक सेट w है, w किसका सबसेट है, m का, और हम इस w के अपर बाउंड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, w के अपर बाउंड। किसकी बात कर रहे हैं, W के अपर बाउंड, अपर बाउंड की बात कर रहे हैं। शाबाश, ये बात याद रखनी है। What we are talking about, we are talking about the upper bound of this w as a subset of m. m क्या partially ordered set है, given that m is a partially ordered set and w is a subset of m, and we want to discuss the upper bound of this w. जी, ये मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? Okay, so what's mean by upper bound? Upper bound is an element of m. Note that we are finding an upper bound from this m, not from this w. आपको झटका लगा अभी? किस में से ढूंढ रहे हैं, सुपर सेट में से ढूंढ रहे हैं, उस w में से नहीं ढूंढ रहे। एक झटका लगा अभी आप लोगों को कि आप वो 1 to 10 तक की सिर्फ उसमें से ढूंढ रहे थे, उसके सुपर सेट में से ढूंढ रहे हैं। बच्चों कहां से ढूंढ रहे हैं, सुपर सेट में से। अपर बाउंड कहां से होगी, सुपर सेट में पड़ी होगी। नोट कर लो इस बात को। अब मैं एग्जांपल की तरफ आऊंगा, फिर आप लोगों को और चीजें क्लियर होंगी। जी सर, वो 1 से 10 और फिर मैंने सर एक इन्फिनिट सेट बताया है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो 10 के बाद भी जो सर आने वाले होंगे वो उसके अपर बाउंड्स ही होंगे, वो सेट में कंटेंट। अभी बहुत सारे वो जो ना बादल छटेंगे, अभी बहुत सारे अभी एक बादल छटा, ठीक है सर। इनफाइनाइट सेट बताया था जी सर। हाँ, आगे सुने ये बात समझ आ रही बच्चों आप लोगों को? इसका मतलब है कि अपर बाउंड एक से ज्यादा हो सकती हैं, यहाँ से ये भी बात समझ आ रही है। इस एग्जांपल ये जो अतीक बता रहा है, ठीक हो गया? आगे चलें अब नेक्स्ट। अब मैक्सिमल एलिमेंट m ऑफ m, ठीक है। अब यहां पे कोई सबसेट की बात नहीं हो रही, ठीक है। अब मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ m इज एन एलिमेंट ऑफ m सच दैट, यानी कि यहाँ पे अगर w की बात करें तो सिर्फ w की बात करेंगे, अगर हम m की बात करें सिर्फ m की बात करेंगे। इस लाइन में कहीं पे भी दो सेट इन्वॉल्व नहीं हो रहे। इस डेफिनेशन, इस सेट में दो सेट इन्वॉल्व हो रहे, w और m। यानी कि जब हम मैक्सिमल एलिमेंट की बात करेंगे तो एक सेट को ही कंसीडर करें, उसी के अंदर ढूंढ रहे होंगे मैक्सिमल एलिमेंट को। जी सर। एक और झटका लगा अभी आप लोगों को? फर्क पता चल रहा है दोनों बातों में? जी बच्चों, जो अपर बाउंड होगा वो सुपर सेट में से लेना, और जो मैक्सिमल एलिमेंट होगा वो सेम सेट में से कंसीडर करेंगे। अब इस डेफिनेशन को समझने की जरूरत है, ये आसानी से समझ नहीं आने वाली। इसको मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। ये तो बहुत आसानी से समझ आने वाली बात है, ये आसानी से समझ आने वाली नहीं है बात, ठीक है। यहाँ तक एक डिफरेंस आप लोगों को डेफिनेशन में ही नजर आ गया कि एक डिफरेंस यहाँ पे ये है कि जो अपर बाउंड है वो हम सुपर सेट में से बात कर रहे होते हैं, और जो मैक्सिमल एलिमेंट है वो उसी सेट के अंदर हम ढूंढ रहे होते हैं। जी क्लियर? जी। अब हम एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। ओके जी बच्चों, आपके पास अगर हम R को कंसीडर करें विद यूजुअल ऑर्डरिंग लेस और इक्वल, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम पार्शियल ऑर्डर से की बात करें तो हमें ऑर्डर को बताना बहुत जरूरी है, ठीक हो गया। अब अगर मैं इसका एक सबसेट कंसीडर करूं W, जो कि मैं ओपन इंटरवल 0-1 ले रहा हूं, अब मुझे इसके जो अपर बाउंड है उसके बारे में बताएं, क्या होगी इसके अपर बाउंड? बताओ बच्चों, अपर बाउंड क्या होगी? सर W के अपर बाउंड बताओ। अपर बाउंड फॉर W जी, ऐसे नंबर हमने, आई एम सॉरी, ये क्या कर रहे हैं बच्चों, हम ऐसे U फाइंड करना चाह रहे हैं R में से सच दैट वो हर x से ग्रेटर और इक्वल हो, जबकि x जो है वो W से बिलोंग कर रहा हो। तो ऐसा U
आर में से मिल नहीं जाएगा हमें, जो डब्ल्यू के हर एलिमेंट से ग्रेटर इक्वल हो। सर 1 भी हो सकता है, 1 से ग्रेटर तमाम एलिमेंट होंगे। शाबाश शाबाश, यू कैन बी एनी नंबर फ्रॉम R which is greater और इक्वल or equal to 1। तो इसका मतलब हुआ कि ये सारी की सारी अपर बाउंड्स हैं। समझ आ रही बात आप आपको? कितनी अपर बाउंड्स हैं अब W की? ग्रेटर एंड इक्वल आएगा। विच इज ग्रेटर और इक्वल और इक्वल टू 1। इसमें क्या प्रॉब्लम है? ओके अब मुझे ये बताएं कि कितनी अपर बाउंड्स होंगी, बताओ बच्चों। सो मैनी, इन्फिनिटली मैनी। सो मैनी का Infinite. वर्ड, इसके लिए हम इन्फिनिटली मैनी का वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देयर शुड बी इनफाइनाइटली मैनी अपर बाउंड्स। ओके नो प्लीज टेल मी, आप यूजुअल सेंस में लेसर इक्वल की बात करें, इस सेट का मैक्सिमल एलिमेंट क्या है? अब मैक्सिमल एलिमेंट आपने इस सेट के अंदर से ढूंढना है। 1 whether one lies in this set, can you see the one lies in this W? You can see a, आप कह रहे हैं 1, तो 1 तो मुझे तो नहीं नजर आ रहा है सेट के अंदर मौजूद है। ये तो इस सेट के अंदर वो सारे रियल नंबर्स पड़े हुए हैं तो किस 0 तरह से, और जो 1 0 से ग्रेटर और 1 से लेस हो। तो क्या इसमें 1 पड़ा हुआ? 1 इसके नो अंदर सर, है? 1 नहीं है। नो सर। 1 नहीं है। अल्लाह आपका भला करे। तो ये बताओ कि इसमें मैक्सिमम एलिमेंट 1 कैसे हो सकता है? सर फिर तो इसका अपर बाउंड भी नहीं था। कि ये क्या बात हुई? अपर बाउंड के डेफिनेशन फुलफिल हो रही? नहीं बेटा, हमने अपर बाउंड की सेपरेट डेफिनेशन देखी है। अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। 1 इसका अपर बाउंड है क्योंकि 1 सभी एलिमेंट से ग्रेटर है। 2 इसका अपर बाउंड है मेरी क्योंकि बात 2 सुने, हम ओपन सेट का तो अपर बाउंड जो मैक्सिमल वो कहाँ से ले सकते हैं? वो ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? यही तो मेरा क्वेश्चन है। क्या डेफिनेशन फुलफिल नहीं हो रही? क्या ये डेफिनेशन लेकिन जो ये मैंने लिखी है? ओपन सेट है। छोड़े बेटा, ऊपर सेट है, क्लोज सेट है, हमें क्या लगे, है तो सेट ना। कोई एंड ही ना हो तो उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम तो उसकी अप्रोच ही कर सकते हैं ना, बट नॉट श्योर कि उसका कहाँ पे जाके एंड हो रहा है। अब देखे जैसे ये 1 पड़ा हुआ, तो 1 तक हम जा नहीं सकते। सर इसका मैक्सिमल एलिमेंट नहीं होगा ना? अपर बाउंड भी नहीं होगा। आप क्यों कह रहे हैं कि अपर बाउंड नहीं होगा? अपर बाउंड सर होगा, वो सेट में एग्जिस्ट करता भी है, नहीं भी करता। मैक्सिमल नहीं होगा। देखिए ये अब आप ना मुझे खींच के ना रियल एनालिसिस के कोर्स में लेके जा रहे हैं जबरदस्ती। सर नहीं, अब आपने खुद ही ये पॉइंट निकाला कि इसका मैक्सिमल नहीं है, हम कहते हैं इसका अपर भी नहीं। इस यानी कि देखिए, आप या उसको क्लोज कर दें या जिसमें से इसका सुप्रीमम सेट है उसको क्लोज कर दें। देखिए मेरी एक बात सुने, ध्यान से सुनिएगा। अब तबस्सुम बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैथमेटिक्स में हम बाज़ दफ़ा ऐसी बातों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं जिनको हम देख भी नहीं सकते, जिसको जैसे फील कर सकते हैं। हम ये फील कर सकते हैं कि 0 और 1 के बीच में इन्फिनिटली मेनी नंबर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। और इसकी एक एग्जांपल हम दे सकते हैं। आप एक फॉर एग्जांपल मैं आपको, ये तो 0-1 के बीच में नंबर, मैं आपको बहुत आसान सी एग्जांपल, आप फॉर एग्जांपल आप 1/2 ले लें, 1/2 और 1 ले लें, आप इनका हाफ करें, वो इसके बीच में एक नंबर आ जाएगा। जी सर। अब उसमें उन दोनों का हाफ करें, उसमें भी एक नंबर आ जाएगा। हाँ जी। तो इस तरह हाँ, अब मैं इसको 0 कर लेता हूँ। 0 और 1 के बीच में एक हाफ करें, 1/2 आ जाएगा। फिर इन दोनों के हाफ कर लें, फिर इन दोनों का हाफ कर लें, तो 0 और 1 के बीच में कितने नंबर पड़े हुए हैं? इनफाइनाइटली मैनी। शाबाश। अब आप लोगों ने खुद बता दिया 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइटली नंबर पड़े हुए हैं, ठीक है। वो सारे के सारे नंबर क्या 1 से छोटे हैं? हाँ जी। शाबाश। तो 1 अपर बाउंड ना हो गया? सर नहीं, मेरी बात सुने। मैं मेरी बात का जवाब दें। डेफिनेशन हमारे पास ये है कि हर अगर 1 इसमें एग्जिस्ट करता होगा। नो, ये कोई कहीं डेफिनेशन में नहीं हमने लिखा पढ़ा। डेफिनेशन हम बता रहे ना, हम अपनी तरफ से थोड़ी बता रहे हैं।
हम तो डेफिनेशन देख रहे हैं। डेफिनेशन क्या है कि हर यू जो होगा वो अपर बाउंड होगा कि अगर वो एक्स से ग्रेटर इक्वल होगा, ग्रेटर देन और इक्वल है, इक्वल, ग्रेटर और इक्वल है। वर्ड क्या है? ग्रेटर और इक्वल है, ग्रेटर और इक्वल। कोई एक भी बात ट्रू होगी तो हम कहेंगे ट्रू है, ठीक हो गया। ग्रेटर और इक्वल है, जब हम ग्रेटर और इक्वल की बात करते हैं तो क्या वन ग्रेटर नहीं है सब सारे नंबर से? ग्रेटर तो है, तो फिर वो अपर बाउंड क्यों नहीं है? डेफिनेशन हमें सेट जो होते हैं उनके ऊपर बाउंड्स निकाल लेते हैं बेटा। ओपन सेट गए एक तरफ, हम तो मैट्रिक में पहुंच गए इस वक्त। मैट्रिक की क्लास में हमें एक मिनट बेटा, मैं तो बस जब हम इसका मैक्सिमल एलिमेंट बताने लगे थे तो आपने कहा कि नहीं, मैं मैक्सिमल एलिमेंट की अभी मैं बात ही नहीं कर रहा। अभी तो मैं मैक्सिमल एलिमेंट का आप लोगों से पूछा था, मैंने तो नहीं अभी मैक्सिमल एलिमेंट के बारे में अभी कोई बात की। तभी ये माइंड में बात आई ना, जब हमने कहा कि इसका मैक्सिमम एलिमेंट 1 है तो आपने कहा 1 तो इसमें पढ़ा ही नहीं हुआ। इट मींस कि जब 1 जब पढ़ा ही नहीं हुआ तो एक अपर बाउंड भी नहीं हो सकता। नहीं बेटा, अपर बाउंड, जब अपर बाउंड की डेफिनेशन कर रहे थे वहां पे कोई ये कंडीशन नहीं है कि वो मैक्सिमल एलिमेंट होना चाहिए। इस पूरी डेफिनेशन में तो कहीं लेना ही हमने पे सुपर सेट में से, सुपर सेट में से, शाबाश। तो कहीं पे मैक्सिमल एलिमेंट या अपर बाउंड का आपस में कोई रिलेशन इस डेफिनेशन में है नहीं, तो फिर क्यों हम कंफ्यूजन में पड़ रहे हैं? जिंदगी को आसान बनाएं, मुश्किल ना बनाएं। सही है, जो आपने 0 1 लिखा है इसका सुपर सेट लिखे हैं कोई, हम आर लिया 1 में इसका सुपर सेट, आर इसका सुपर सेट है सर आर में तो फिर इसका हम कह ही नहीं सकते 1 इसका अपर बाउंड है, इसका कोई भी अपर बाउंड हो सकता है। मैंने क्या कहा है? आपने कहा कोई भी हो सकता, तो मैंने यही लिखा है यू कैन बी एनी नंबर फ्रॉम आर फॉर विच इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। तो आर में से कोई भी नंबर जो 1 से ग्रेटर इक्वल होगा वो इसका अपर बाउंड होगा। मैंने भी यही कहा जो आप कह रहे हैं। जी सर। अब क्लियर हो गई अपर बाउंड वाली जो कंफ्यूजन थी? हाँ जी। ओके, अब हम आते हैं मैक्सिमल एलिमेंट की तरफ। आप के फेलोज कह रहे हैं कि नो मैक्सिमल एलिमेंट, ठीक हो गया। अब आपने ये किस तरह से बात कही कि नो मैक्सिमल एलिमेंट? वेरी नेचुरल ये है कि मैक्सिमल एलिमेंट ये है कि आपके माइंड में ये आ रहा है कि क्योंकि इसमें कोई बड़ा हम बता ही नहीं सकते, ये बात आप कह रहे हैं जी। कोई बड़ा हम नहीं बता सकते इसलिए मैक्सिमल एलिमेंट नहीं होगा। इंट्यूटिवली हमें ये फील हो रहा होगा यार वो नंबर जो 1 के बहुत पास होगा ना वो सबसे बड़ा होगा, ये फीलिंग आ सकती है ना? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप में से एक स्टूडेंट के सर मुझे इस बात पे यकीन नहीं आ रहा कि इसका मैक्सिमल एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है, मुझे इस बात पे यकीन नहीं आ रहा, ठीक है। हम कहते हैं ठीक है बच्चे आप अपनी जगह पे ठीक होंगे, तो आप कह रहे हैं कि सर ये जो नंबर जो 1 के बिल्कुल पास करके यहाँ पे पढ़ा ना, ये जो बिल्कुल साथ ये मैक्सिमल एलिमेंट होगा। मैंने कहा ठीक है, अगर आपकी बात ठीक है तो क्या 1 और इसके दरमियान कोई नंबर नहीं होगा? अल्टीमेटली यू विल शॉक दैट देयर मस्ट बी अ रियल नंबर बिटवीन दिस टू नंबर्स, तो वो मैक्सिमल नहीं रहेगा। समझ आ रही मेरी बात को? समझ आ रही है मेरी बात? जी सर। सर फिर कोई भी ओपन इंटरवल होगा तो उसका मैक्सिमल एलिमेंट नहीं होगा? नहीं होगा, ओपन इंटरवल का मैक्सिमल एलिमेंट नहीं होगा। अब जरा ये डेफिनेशन को दोबारा से पढ़िएगा, मैं आपको अपनी वर्डिंग में बताता हूँ फिर आपको समझ आएगी। मैक्सिमल एलिमेंट मैं पहले उसी तरह से पढ़ूंगा, फिर मैं इसको सादा सा करके पढ़ूंगा, फिर आप समझिएगा। मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ एम इज एलिमेंट एम का वो एलिमेंट सच दैट एम इज लेसर इक्वल टू एक्स इम्प्लाइज एम इज इक्वल टू एक्स। मैं सादा सा पढ़ूंगा, मतलब जिसको समझाने के लिए मैं ये कहूंगा कि मैक्सिमल एलिमेंट वो होगा जिससे कोई बड़ा ना होगा। दो वर्डिंग है, दोनों में डिफरेंस है। आप ये समझने कि मैक्सिमल वो होगा जो सबसे बड़ा होगा, मैं ये कह रहा हूं मैक्सिमल वो होगा जिससे कोई बड़ा ना होगा जी।
इन दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस है। मेरी बात को कोई रिपीट करना चाहेगा? मैक्सिमल एलिमेंट वो होगा जिससे कोई बड़ा ना हो। और दूसरी बात क्या, जो आप क्या सोच रहे थे? वो मैक्सिमम एलिमेंट सबसे बड़ा होगा। हाँ, ये फर्क है, इन दोनों डेफिनेशन में डिफरेंस है। जब हम बात करें मैक्सिमल एलिमेंट, तो मैक्सिमल एलिमेंट मीन द एलिमेंट विच हैज नो ग्रेटर एलिमेंट, जिसका कोई उससे बड़ा एलिमेंट ना होगा, वो मैक्सिमल एलिमेंट है। तो यहाँ पे डेफिनेशन यही हमें बता रही है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जो सबसे बड़ा, जिससे बड़ा। वन आएगा। जी, अब मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? जी सर। ठीक है, अब हम वापस अब हम एक और एग्जांपल पकड़ते हैं, फिर आप लोगों को एक और समझ आएगी इसकी बात। सर इसका मैक्सिमल नहीं होगा ना, नो ऑफ कोर्स, इससे बड़ा नहीं है ना। अगर कोई क्लेम करे कि मैं सबसे बड़ा हूं, तो उससे बड़ा आप निकाल दीजिएगा। आपको आता ही है ना। अगर आप पे से कोई पर्सन कहेगा कि क्लेम करेगा कि ये मेरे पास नंबर है 0 1 से और ये मैक्सिमल एलिमेंट है, ये मैक्सिमल एलिमेंट है, तो आप उससे बड़ा एक नंबर ले सकते हैं। वो मैंने आपको बता दिया कि 1 और उसके बीच में कोई ना कोई नंबर आपको और मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? जी सर। अब हम एक और एग्जांपल की तरफ आते हैं। ये एग्जांपल टिपिकली पावर सेट में से हम पावर सेट के तौर पे ले लें। यहाँ पे आपको मैक्सिमल एलिमेंट की और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं आपके सामने लिख रहा हूँ पावर सेट ऑफ ए सेट ए, और ए में ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल 1 और 2। बस सिंपल सा ले रहा हूँ, 1 और 2, 3 ले लें, ज्यादा थोड़ा सा अच्छी पिक्चर बन जाएगी। यहाँ से आपको जो ना इसकी बहुत अच्छी एग्जाम समझ आएगी। ए ले रहा हूँ 1 2 3, ठीक है। अब मैं ले रहा हूँ इसका पावर सेट, तो 5 1 2 3 1 2, प्लीज मेरी हेल्प कीजिएगा। 1 3, नेक्स्ट क्या लिखूंगा? 2 3 2 3 और 1 2 3। 1 2 3, कोई मिस तो नहीं हो गया मुझसे? नो सर। ओके, अब हमारे पास ये पावर सेट है। ठीक है, अब इसका मैं एक सबसेट, इस पावर सेट का एक सबसेट कंसीडर कर रहा हूँ, उसको मैं बी का नाम दे रहा हूँ। उसमें मैं ले रहा हूँ 1 2 ओके 1 2 और 2 3, ये मैं ले रहा हूँ। प्लीज आप मुझे बताएं इसका जो मैक्सिमल एलिमेंट क्या होगा? 3। जी बच्चों बताएं। 2 3 होगा। मैक्सिमल एलिमेंट, बी का बताना है ना। मैक्सिमल एलिमेंट डेफिनेट आप बी के अंदर से फाइंड करेंगे। अब मुझे बताएं मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ बी। सर 3 सॉरी 3। तो बच्चों ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा एलिमेंट है, ये पूरा सर लास्ट वाला 2 2 3 होगा। 2 3 2 3 2 3 आप कह रहे हैं मैक्सिमल। ये इसलिए तो नहीं कह रहे ये लास्ट पे पड़ा हुआ है इसलिए? नहीं सर। नहीं सर, ये आप ये कह रहे हैं कि इससे बड़ा कोई नहीं है? यस सर। इसमें बड़े की क्या डेफिनेशन है, बताएंगे मुझे? इसमें बड़े की क्या डेफिनेशन है, किस तरह आपको इसकी पता? जो ऑर्डरिंग है वो सबसेट है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि आप ऑर्डरिंग क्या ले रहे हैं, किस तरह आप कंपेयर कर रहे हैं। ऑर्डरिंग यहाँ पे सबसेट वाला है। जी सर। आप जरा मैं आपको आपका आंसर रिव्यू करने का चांस दे दूं? चले रिव्यू करें। अब आप बताएं इसमें मैक्सिमल एलिमेंट क्या होगा? ये बच्चों प्लीज। सर कोई भी नहीं होगा। डेफिनेशन आप देखें ना, आप डेफिनेशन को देखें। आप अपने माइंड में वो डेफिनेशन है जो मैं आपको सादा वर्ड में बताइए कि मैक्सिमम एलिमेंट वो होगा जिससे बड़ा कोई ना होगा।
बड़े की डेफिनेशन आपके पास ये है, ये वाली कंटेन, ये वाला है, इसे आपने कंपेयर करके 2 3 आएगा, सर 2 हाँ? 3 आएगा। नहीं, यहाँ 2 बी 3 में आएगा। तो कोई नहीं है सर। सॉरी 2 3 सर। सर बी में तो कोई भी नहीं लग रहा। सर कोई भी कोई भी मैक्सिमल नहीं है। एलिमेंट, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है। ओके, कोई कह रहे हैं 2 3 है, ठीक सर है। कैसे कोई भी नहीं है इसमें? मैंने तो नहीं कहा। आई एम सॉरी, ये तो मैं आपके फेलोज की आंसर बता रहा सर हूँ। क्यों कंटेन कर रहा है? ऐसा कोई सेट नहीं है तो सारे एलिमेंट्स कंटेन करेगा। बेटा अब फिर वही बात आ रही है, आप डेफिनेशन नहीं क्लियर आप लोगों को। जो मैंने वर्ड बोले थे उसी को अपने माइंड में रिपीट करें। मैंने बोला मैक्सिमल एलिमेंट की क्या बोला कि ऐसा बड़ा कोई एलिमेंट जिससे बड़ा कोई ना हो। ये बार बार अपने माइंड में लेके आए। बड़े की डेफिनेशन क्या है कि ये कंटेनमेंट सब सेट होने के, कि कोई ऐसा सेट देखें जो किसी का सबसेट ना हो इसी सेट के अंदर। नहीं है सर ऐसा कोई भी शायद। दोबारा से देखें इस सर बी के वन अंदर, नहीं ये भी नहीं। दोबारा से देखिए, मैं दोबारा से वर्डिंग बोल रहा हूँ, इस जो सेट किसी में का से सबसेट ना हो। अब आपको मैंने बता दिया लेसर इक्वल का मतलब यहाँ पे सबसेट है जी। मैक्सिमल एलिमेंट की बताएं कौन से सर इसके? फिर कोई भी नहीं है इसमें, कोई भी नहीं है। क्योंकि हर कोई एक दूसरे को कोई ना कोई एलिमेंट कंटेन कर रहा है। जी बच्चों, और 1 2 सर वो आपने हमें प्लीज सरप्राइज कर देना। कोर्स मैं यही चाहता हूँ। सर ऐसे तो फिर कोई भी नहीं बनेगा। आप जबरदस्ती ना करें, एक दफा आपने अपनी चॉइस बता दी, दूसरों को बोलने दें। सर ये सारे सबसेट हैं आपके। सर आपने ये कहना है कि ना हो। मैंने ये कहा कि मैक्सिमम एलिमेंट क्या होगा, मैंने ये कहा बस। लास्ट वाला होगा 3 होगा सर। बेटा आप क्या कह जा रहे हैं? अगर आप 3 कहेंगे ना, मैं आपको सचमुच कहूंगा कि आप लोगों को अभी तक समझ नहीं आई। अगर आप में जो बोलेगा ना 3 है, मैं उसको कहूंगा उसको मेरे क्वेश्चन की समझ नहीं आई। जो आधा घंटा होगा मैं बोल रहा हूँ उसकी समझ नहीं आई। मैं बार बार कह रहा हूँ ये एक पूरा एलिमेंट है, ये एक पूरा एलिमेंट है, ये एक पूरा एलिमेंट है, ये एक पूरा एलिमेंट है। आप क्यों इसमें से 3 को पिक कर रहे हैं? सर 2 3 हो सकता है, अगर 2 3 नहीं है तो फिर कोई भी नहीं है। मैक्सिमल है ही नहीं है सर। 2 3 है इसमें मैक्सिमल। सर अभी जब आप पूछ रहे थे ना मैक्सिमल के बारे में, तो एक ने कहा था कि मैक्सिमल यूनिक होता है, तो मैक्सिमल एक से ज्यादा भी तो हो सकते हैं। हो सकते हैं, मैंने यूनिक का वर्ड नहीं अभी तक बोला। सर इसमें तो फिर 1 2 और 2 3 को भी हम कह सकते हैं। नहीं सर आपने कहा मैक्सिमल वो होता है जिससे बड़ा कोई ना हो, तो इट मींस वो यूनिक ही होगा। नहीं, इसका ये मतलब हरगिज नहीं होता। नहीं सर इसका नहीं होगी। सर इसका मैक्सिमल 1 2 और 2 3 दोनों है। यस, इसके 2 मैक्सिमल जी सर एलिमेंट यही होंगे। है। ये इसके 2 मैक्सिमल एलिमेंट होंगे। ये एलिमेंट्स इसमें इनफैक्ट मैक्सिमल एलिमेंट्स ऑफ पी, ये दोनों मैक्सिमल एलिमेंट है। ये भी मैक्सिमल एलिमेंट है, ये भी मैक्सिमल। इससे बड़ा भी कोई नहीं है, इससे बड़ा भी कोई नहीं। आप सोचो इसको कैसे। सर क्योंकि 1 कंटेन कर रहा है 1 2 और 2 कंटेन कर रहा है 2 और 3 में। देखें 1 और 2 किसी इस सेट में कोई ऐसा एलिमेंट है जिसमें कंटेन हो रहा हो ये वाला एलिमेंट। ये एलिमेंट इसमें भी कंटेन नहीं हो रहा, इसमें भी कंटेन नहीं हो रहा, इसमें भी कंटेन नहीं हो रहा, इसका मतलब ये मैक्सिमल है। ये 1 इसके अंदर कंटेन हो रहा है, इसका मतलब ये मैक्सिमल नहीं हो सकता। 2 इसके अंदर कंटेन हो रहा है, इसका मतलब ये मैक्सिमल नहीं हो सकता, ये मैक्सिमल है। ये 2 और 3 इसमें कंटेन हो सकता है, नो। इसमें कंटेन हो सकता है, नो। इसमें से कंटेन हो सकता है, नो। ये भी मैक्सिमल एलिमेंट है। क्लियर? इसका मतलब मैक्सिमल एलिमेंट भी यूनिक होना जरूरी नहीं है। यस सर। ठीक हो गया प्यारे बच्चों? अब बी सेट के अपर बाउंड बताओ। अपर बाउंड्स ऑफ बी, बी के अपर बाउंड्स बताएं प्लीज। 2 and 3। हाँ, ये नहीं, इस तरह नहीं तो बताना 1 मुझे। 2 3 फिर आप गलत कर रहे हैं, फिर आप गलत
सर अपने मैक्सिमल पे दोबारा आए सर, ये इसका 1 और 2 2 3 कैसे हो गए? मैक्सिमल की क्या मैंने डेफिनेशन बोली थी, सर आप हमने मुझे। पूरे जो हम जी सेट बच्चों, ले रहे थे, पूरा जो भी ले रहे थे, जो भी बी लिया है, हमने उस पूरे में से देखना होता है ना। सर जो अपर बाउंड है वो होगा ए। एक मिनट, ये तबस्सुम की बात सुन लें, ये इसने फिर बाद में कहना मेरी बात तो नहीं सुनी आपने। ओके, इसमें देखें ये एलिमेंट है, इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों को कंपेयर करें, इन हर एलिमेंट को हर एक दूसरे एलिमेंट के साथ कंपेयर करना है। उनमें फिर चेक करेंगे कि क्या ये एलिमेंट इससे कोई बड़ा एलिमेंट है। मैंने एक एक को चेक किया, 1 से बड़ा, यस ये बड़ा पड़ा हुआ है, 2 से बड़ा, ये उससे पड़ा हुआ है, ये भी उससे बड़ा है, तो इसका मतलब ये दोनों मैक्सिमल नहीं हो सकते। 1 2 1 2 सर अगर इसमें 1 3 ऐड कर दें तो फिर ये तीनों बन जाएंगे 1 2 2 3 एंड 1 3। ये ऐड वाली वर्डिंग मैंने कब मैक्सिमल एलिमेंट की डेफिनेशन में बोली है यार? मैंने हम ये कह रहे थे पर अब बी के अंदर। एक मिनट दोबारा से भाई ये देख लो डेफिनेशन, पढ़ो इस डेफिनेशन को, लिखो अपने नोटबुक पे खुद अपने हाथ से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक हो गया। अब मैं वापस उस पे आता हूँ। जी बच्चों, अब ये ये हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट। अब इस सेट की अपर बाउंड के बारे में बताएं, अपर बाउंड क्या होगी? जी अतीक आप बताने जा रहे थे। ए होगा सर 1 2 3। सेट ए 1 2 3। सेट आप कह रहे हैं 1 2 3, सेट 1 2 3, इसके अलावा कोई अपर बाउंड हो सकती है? सर मेरे ख्याल से इसके अलावा कोई भी नहीं होगा। Yes, you are right. In fact, the only upper bound is 1 2 3, ये वाली upper bound होगी। No, you can observe the statement, ये जो आखिरी लाइन लिखी हुई है, note further that a maximal element need not to be an upper bound। तो maximal element जरूरी नहीं कि upper bound हो। अब आपको इस बात की समझ आ रही है? The things are not very simple as you can imagine। यहाँ पे ये दो maximal element है लेकिन ये upper bound नहीं है, ये upper bound है लेकिन ये maximal element नहीं है। सर इसमें P ऑफ ए M होगा और जो B है वो W होगा। सॉरी, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। क्या पूछा आपने, दोबारा से बोलिए। सर इसमें P ऑफ ए को हम W लेंगे और B को M लेंगे। ये आप कौन सी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं? मैक्सिमम एलिमेंट के लिए अपर बाउंड? डेफिनेशन इस पे लगा रही हूँ। कोई डेफिनेशन अगर आप अपर बाउंड के लिए लगा रही हैं तो W आपके पास B होगा, P ऑफ A आपके पास M होगा। और अगर आप मैक्सिमम एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो B एज इटसेल्फ M होगा। यहाँ पे नहीं, मैं अपर बाउंड की बात। अपर बाउंड में ये W होगा, ये M होगा। जी क्लियर? अब हाँ जी, चलो शुक्र। ये थोड़ा सा ना आप लोगों को ये बताना या मैं चाह रहा था कि पार्शली ऑर्डर्ड सेट कोई एग्जिस्ट करते हैं, उनमें चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होती जितनी टोटली ऑर्डर्ड में होती हैं। ये जितनी देर मैंने हाफ एन आवर तकरीबन या इससे भी ज़्यादा टाइम लिया, ये बिलीव मी ये रियल एनालिसिस में हम लोगों बच्चों को या सेट थ्योरी के कोर्स में बच्चों को बताते हैं, यहाँ पे नहीं हम बताते होते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों की अटेंडेंस एक दफ़ा फिर पूछना चाहूँगा। ब्रेक दे दें। नहीं, अब आज ब्रेक नहीं होगी, आज बस टेस्ट ही होगा। तो मोबाइल बिल्कुल ऑफ होने वाला है, तो उसको चार्जिंग पे साथ साथ रखा करें। प्लीज़ मुझे बताएं अगर किसी की अटेंडेंस रहती है। मैं नेक्स्ट लेक्चर क्रिएट कर रहा हूँ, प्लीज़। सर शोभिया सादिक, फिजा इकबाल नो, मोहम्मद शाहजेब गुल, मोहम्मद सलीम जहांगीर, सोबिया सादिक। आप प्रेजेंट सर। ओके, ले जी, मैं नेक्स्ट अब क्रिएट करने जा रहा हूँ। जी सेकंड लेक्चर। जी सेकंड क्रिएट हो गया। इसमें जो फिजा इकबाल एब्सेंट है और मोहम्मद शाहजेब गुल एब्सेंट है। क्यों है? Okay.
जी स्टूडेंट्स, हाँ जी दीपा मुझे so here are examples you can read. ये हम डिस्कस कर चुके हैं, रियल नंबर पावर सेट वाली एग्जांपल हम डिस्कस कर चुके कितनी हैं. बार ओके, ये बाकी की एग्जांपल आप खुद देख लीजिएगा. ओके जी स्टूडेंट्स, बात सुन रहे हैं बेटा मेरी? यार बड़ी भूख लगी है. सोफिया माइक ऑफ कर लो. जी बेटा, आप लोग मेरा लेक्चर सुनते साथ खाना भी खा सकते हैं. मैं उस पर कोई वो आप लोगों को कोई नहीं रखे हुए, तो आप मतलब कि हैंड फ्री लगाएं और खाना खाएं, डोंट वरी. लेकिन साथ साथ आप लेक्चर सुन सकते हैं. अगर आप बिल्कुल वो इस तरह बैठे हुए हैं कि कुछ खाया नहीं आपने, यू कैन टेक अ कप ऑफ टी और आप साथ लेक्चर सुने, एंजॉय करें. ओके जी, मैं कंटिन्यू कंटिन्यू करें अभी हम. यस जी सर. ओके जोन्सलेमा, ये थोड़ा सा मैं आपको टच देना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास लेक्चर्स भी काम है और मैं इसमें वो डिटेल में भी नहीं जाना चाहूँगा. लेकिन आप किसी वक्त आपके माइंड में हो कि हमने इसको देखा हुआ है. लेट m बी अ पार्शियल ऑर्डर सेट, सपोज दैट, ये आप ये भी देखिएगा, ये जो मैंने ये अभी चीज़ें आपको करवाई है ना, ये अगर मैं आप कहें कि ये फंक्शन एनालिसिस के पार्ट के तौर पे तो नहीं, ये फंक्शन एनालिसिस के पार्ट के तौर पे नहीं, ये बहुत बेसिक था, इसलिए मैंने समझा कि बच्चों को ये बताना ज़रूरी है. मे भी आगे पता नहीं किसी स्टेज पे ये पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन ये मैं आपको करवा दिया. ठीक है, आप अपने तौर पे देखते रहिएगा. जोन्स लेमा और एप्लीकेशन, मैं एप्लीकेशन में भी इसके प्रूफ पे नहीं जाऊंगा. Zone's lemma, let M be a partially ordered set, suppose that every chain has an upper bound and M has at least one maximal element. तो कोई भी partially ordered set है, उसमें कोई भी आप चेन लेंगे तो चेन की अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रही है तो उसमें कोई ना कोई मैक्सिमल एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा. अगर किसी partially ordered सेट में कोई चेन हो तो उसकी अपर बाउंड हो तो लाजमी बात है वो मैक्सिमल एलिमेंट जरूर रखेगा. अगर हम इसको उल्ट करके देखें तो इसका उल्ट करके हम इसको देख सकते हैं कि इसको हम यूं करके चलें एक दफा ऐसे देखें. कोई partially ordered सेट है, उसमें सपोज कोई चेन है, उसकी अपर बाउंड है, तो suppose that every chain has an upper bound, हर चेन की अपर बाउंड हो, then M has at least one maximum element. तो कोई भी partially ordered सेट है, उसमें कोई भी हम चेन लें, उसकी अपर बाउंड है तो M has at least one maximum element, तो उसका जरूर हमारे पास एक मैक्सिमल एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा. इसकी एप्लीकेशन के तौर पे हम देखें, एवरी वेक्टर स्पेस हैज अ हेमल बेसिस. तो कोई भी वेक्टर स्पेस है उसकी बेसिस जरूर एग्जिस्ट करती है, इसको हम हेमल बेसिस का नाम देते हैं. मैं पहले भी आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि हेमल बेसिस क्या होती हैं. तो ये जो हेमल बेसिस होती है हर वेक्टर स्पेस के लिए बेसिस जरूर एग्जिस्ट करती है, जिसको हम कहते हैं कि ऐसा सेट जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और स्पैन कर रहा हो. याद है ना बेसिस का, ये वही बेसिस है, उसको हम हेमल बेसिस कहते हैं. तो ये अनकाउंटेबल भी हो सकती है, काउंटेबल बेसिस जिसको हम शाउटर बेसिस कहते हैं. जी याद आया बेटा? हेलो. यस सर. ओके, मैंने आपको पढ़ने के लिए भी दिया था एक, उसमें था 3 तरह की बेसिस थी. एक हेमल बेसिस थी, शाउटर बेसिस थी, और हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस भी थी. तो उसको हम बहुत कहते हैं इन एवरी हिल्बर्ट स्पेस देयर एग्जिस्ट अ टोटल ऑर्थोनॉर्मल सेट. तो उसको भी हम बेसिस के तौर पे लेते हैं. ये उसका प्रूफ है. तो इसकी एक्सरसाइज को आप देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल सी हैं, लेकिन मैं इस पे अभी नहीं वो टाइम अपना लगाना चाहता. मैं इस थ्योरम पे आना चाहूँगा, द आन-बानक थ्योरम. ठीक है, इस थ्योरम के बारे में आज हम कुछ करेंगे और थोड़ा सा पार्ट अगले लेक्चर में लेके जाके इसको लेके जाएंगे. वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, आन-बानक थ्योरम. देयर आर 2 or 3 वर्जन्स ऑफ दिस थ्योरम. तो एक आन-बानक थ्योरम फॉर वेक्टर स्पेसिस है, नोड स्पेसिस है. तो इसको अभी हम
देखते हैं। ओके, okay. So before we start the on-Banach theorem, there are some definition. The definition is ये मेरे पास एक definition है. In on-Banach theorem, the objective to extend a linear functional f which is defined on a subspace Z of a vector space X and has a certain boundedness property which will be formulated in terms of a sublinear function. By definition, this is the real valued function. तो यहाँ पे इस बारे में बात करेंगे. ओके, मैं आप लोगों को इसको इस तरह से एक्सप्लेन करना चाहूँगा. देखें स्टूडेंट, समटाइम्स आपके पास कोई एक सर्टेन प्रॉपर्टी होती है किसी सबस्पेस के लिए, ठीक है. उस प्रॉपर्टी को आप बड़ी स्पेस के लिए एक्सटेंड करना चाह रहे होते हैं. जी सर. ठीक है, तो इसी तरह की यहाँ पे बात है कि एक सब स्पेस होगी, उसको हम बड़ी स्पेस के लिए एक्सटेंड करना चाह रहे होंगे. ओके ओके, तो उससे पहले यहाँ पे हम देखें ये इसकी अभी यहाँ पे डेफिनेशन को मैं लेके जाऊंगा दोबारा, लेकिन इसकी स्टेटमेंट देखें. ऑन बानक थ्योरम, एक्सटेंशन ऑफ लीनियर फंक्शनल. What's mean by the extension of linear functional? इस पे मैं अभी बात करता हूँ. Let x be a real vector space. X क्या है? Real vector space. Real vector space mean a vector space on a field R. Okay, and P a sublinear functional on X. P sublinear functional. यहाँ पे ये वर्डिंग आप लोगों के लिए न्यू है. P sublinear functional. एक तो बात आपको पता है, फंक्शनल. फंक्शनल क्या होता है बेटा, ये बताएंगे? जी बच्चों बताएंगे फंक्शनल क्या होता है? सर जो हमारे पास नॉन स्पेस या वेक्टर स्पेस से किसी फील्ड पे हो. ठीक हो गया. तो P हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होगा जो X से R में होगा, तो ये तो फंक्शनल की बात होगी. सब लीनियर फंक्शनल, सब लीनियर फंक्शनल क्या होगा? सब लीनियर का मतलब ये है कि ये x और y के लिए, ये मैं यहाँ पे सब लीनियर के ऊपर इन्होंने बताई हुई है, मैं उधर से लेके चलता हूँ. सब लीनियर के लिए क्या होगा कि ये प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा हूँ और ये प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा हूँ. जी देख रहे हैं? ओके, सब लीनियर के लिए हमारे पास दो प्रॉपर्टीज हैं कि ये सब लीनियर हो. सब लीनियर, हमारे पास लीनियर की प्रॉपर्टी होती है ना कि पी ऑफ, यहाँ पे मैं एक्स वाई में पहले दूं, पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वाई, तो ये लीनियर वाली प्रॉपर्टी जो सम वाली है. और दूसरी प्रॉपर्टी होती है अल्फा ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा पी ऑफ एक्स. तो यहाँ पे लेसर इक्वल की बात आ रही है. सब एडिटिव इसको बोलते हैं, सब एडिटिव. ठीक है, और दूसरा पॉजिटिव होमोजीनियस. पॉजिटिव यहाँ पे उस केस में, लीनियर वाले केस में अल्फा कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है. लेकिन जब हम यहाँ पे हम सब लीनियर फंक्शनल की बात करेंगे तो पर्टिकुलरली अल्फा पॉजिटिव होना जरूरी है, तो पॉजिटिव होमोजीनियस. तो अब मैं वापस उसी स्टेटमेंट पे आता हूँ. तो सब लीनियर फंक्शनल कैसा होगा कि ऐसा P जो कि ये दोनों प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा हो, तो उसको हम सब लीनियर फंक्शनल बोलेंगे. ठीक हो गया? जी सर. Furthermore, let f be a linear functional which is defined on subspace Z of X. अब Z कोई सब स्पेस है X की, और Z के ऊपर एक f सब लीनियर एक लीनियर फंक्शनल है, एक लीनियर फंक्शन. अब दो बातें हमारे पास, एक P सब लीनियर फंक्शनल X के ऊपर है और लीनियर फंक्शनल है Z के ऊपर, उसका नाम f है. और इस f और p का आपस में रिलेशनशिप ये है कि f जो है वो लेसर इक्वल है p से फॉर ऑल x इन Z. लीनियर फंक्शन क्या बातें हैं? मैं दोबारा से यहाँ पे सेटअप जरा
आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। P आपके पास सब लीनियर फंक्शनल है ऑन X, F आपके पास लीनियर फंक्शनल है ऑन Z एज अ सबस्पेस ऑफ X। Z of X। ठीक हो गया, ये सब लीनियर है और ये लीनियर है। समझ रहे मेरी बात को? तो ये फिर इसका क्या मीनिंग होगा, ये जो आपने दूसरी वाली लिखी है बात? सब लीनियर का नहीं, ये F be a linear functional on subspace Z of X। तो लीनियर फंक्शनल का मीनिंग वही है जो आपको पहले मैंने बताया हुआ है, जो हमने रीड किया हुआ है, आज आपने क्विज में भी करना है। नहीं, सबस्पेस Z of X सर इस तरह क्यों इसको डिफाइन किया हुआ है? वो Z पे डिफाइन है ना। फॉर एग्जांपल एक आपके पास R आपके पास फॉर एग्जांपल एक स्पेस है, R स्पेस है, ठीक है, और 0-1 क्लोज इंटरवल है, ठीक है। एक फंक्शन इस पे डिफाइन किया हुआ है जी, ये Z है आपके पास, पूरे R के ऊपर नहीं है, उसके सबसेट के ऊपर लीनियर फंक्शनल डिफाइन किया हुआ। क्लियर? जो X पे डिफाइंड है, X के सबस्पेस Z लेनी है जी, क्लियर जी। ओके। और उसके साथ एक और प्रॉपर्टी है, वो ये कि F जो है वो P से छोटा है, f of x lesser equal to P, f of x lesser equal to P for all x in Z, मतलब कि वो P से छोटा है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास F तो है, वो लेस नहीं होगा क्योंकि जो F है वो तो Z की उसकी X नहीं की बेटा, सबस्पेस जरूरी नहीं होता, है। जरूरी नहीं होता, जरूरी नहीं होता, जरूरी नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। ओके, देखें आपके पास ये मैं P पर्टिकुलरली वैसा नहीं चूज कर रहा, लेकिन मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास X अगर R है, R से R पे आपके पास फंक्शन है, वो किस तरह से है, मैं इसका नाम G ले लेता हूँ। और G किस तरह से डिफाइन किया हुआ है, मैं G ऑफ X इज इक्वल टू 0 और 1, अगर X जो वो रैशनल नंबर से है और अगर इरेशनल है तो उस पर वो बांध दे रहे। ठीक हो गया? ठीक हो गया। और F में इस तरह से डिफाइन कर दूं, F जरा गौर से देखिए, 0-1 से ले रहा हूं और R पे डिफाइन कर रहा हूं। F ऑफ X इज इक्वल टू 2, क्या ये छोटा है उससे? जी से। ये सेट इसका सबसेट है, क्या F इससे छोटा है? जी से। जी तो बस हम तो सब स्पेसिस की बात कर रहे हैं, जो आपने बात की वही मैं बात कर रहा हूँ। ये आपका X है, ये आपका Z है, Z कंटेन्ड इन X, G मैं इस तरह से डिफाइन किया है, F डिफाइन किया F ऑफ X इक्वल टू 2। क्या G जो F से ग्रेटर है? ग्रेटर ही होगा। कैसे ग्रेटर होगा? 2 जो है वो 0 और 1 वैल्यू ले रहा है। 2 कहाँ से आ गया हमारे पास? सॉरी, 2 किधर से आया? मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल क्रिएट किए। तो सर आप 0 भी तो लिख ही सकते थे। तो लिख सकता था, लेकिन मैंने ऐसी एग्जांपल बतानी थी जिससे आपकी वो बात आया की। कहाँ से है ना, कैसे वो इस तरह तो समझ नहीं आएगी ना बेटा मैंने आपको ऐसी एग्जांपल ही बतानी थी जिसमें ये बात होल्ड ना करियो जो आप कह रहे हैं कि हमेशा करेगा। मैं रेंज की बात नहीं कर रही थी, मैं भी डोमेन की बात कर रहा हूँ, मैं डोमेन की बात कर रहा हूँ। ये डोमेन इसकी सबसेट है, लेकिन ये आपस में लेसर इक्वल नहीं होते, जरूरी नहीं है। जी सर। ठीक हो गया? तो बस हल्का सा कहा, ठीक है सर, ओके। क्योंकि मैं अभी भी कंफ्यूज। आई कैन अंडरस्टैंड। प्लीज आप इसको रीड कीजिएगा और फिर इसको खाना खा लिया आपने कि नहीं? लंच कर लिया? नहीं खाया अभी। तो साथ लंच करें ना साथ साथ। सर साथ साथ नहीं ओके सर करें साथ साथ। ओके, कुछ लोग क्लेवर है वो साथ साथ कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट सी पड़ेगा ना प्लीज सी दैट, प्लीज लिसन। ये अपॉर्चुनिटी बस 1-2 वीक के लिए है, फिर जब आप कैंपस आएंगे फिर ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी आपको। जी नेक्स्ट देखिएगा,
हमने ये कहा है कि x आपके पास एक स्पेस है, वो वेक्टर स्पेस है, ठीक है, और जी इस वेक्टर स्पेस को हम R के ऊपर ले रहे हैं, ठीक है। P आपके पास एक सब लीनियर फंक्शनल है, सब लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शनल है, ठीक है, ये सारा गिवन डाटा है। हाँ जी। और F कोई सब स्पेस से पे लीनियर फंक्शनल है, ठीक है। अब इनकी डेफिनेशन आपने देख लेनी, मैंने बता दी हुई है। Z सब स्पेस है X की, ठीक हो, ये गिवन डाटा है विद, ये अभी सारा डाटा चल रहा है अभी जो जो गिवन है, such that f of x is less or equal to p of x for all x in Z, ठीक हो गया, ये सारा गिवन डाटा है ये वाला, ठीक होगा। अगर ये सारी बातें होल्ड कर रही हैं देन पे आए, then f has a linear extension f wave from Z to x such that f wave of x is less or equal to p of x. अब प्लीज मुझे ये बताएं, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं किसी भी फंक्शन की एक्सटेंशन क्या होती है। एक्सटेंशन क्या होती है बच्चे बताओ। सर एक्सटेंशन उससे मतलब बड़ा एक सेट की ले सकते हैं तो बड़ा सेट कह सकते हैं हम। उसी फंक्शन को हम एक्सटेंड करेंगे एक और फंक्शन में, तो इसको मैं यूं कहूंगा कि यहाँ पे जो बात कही गई है, then there exists an extension, एक्सटेंशन कहां से, ये एक्सटेंशन किस पे होगी, x पे होगी, ठीक है, और ये लीनियर भी होगी, ठीक है, such that के f wave of x less or equal to p of x for all x in x। वापस आए उसी पे जो हमने किया है कि हमारे पास, सर आपने एक्सटेंशन उसमें से ले लिया ना, उसने दी में से दी हुई है। नहीं मैंने भी वही ली है, तो पीछे पेंट कीजिएगा। मैं आपको दोबारा बताता हूँ एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है, वो भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये एक्सटेंशन का मतलब होता है, जी मैं एक्सटेंशन वाली फिर दोबारा रिपीट करूं बात जो पहले आपको बताई हुई है। देखें अगर आपके पास एक फंक्शन f है, ठीक है, वो एक सेट a से b पे डिफाइन किया, ठीक हो गया। अब एक्सटेंशन इसकी क्या होगी कि एक सेट c से b में ही, फॉर एग्जांपल b भी हो सकता है, इससे बिगर सेट भी हो सकता है, c इज a सबसेट ऑफ c और f वेव ऑफ x is equal to f of x for all x in A. तो f wave is an extension of f, ठीक हो गया। एग्जाम्पल में मैं आपको बता देता हूँ, मैं पहले भी एग्जाम्पल बताऊँ फिर दोबारा बता देता हूँ। एक आपके पास फंक्शन है, वो आप डिफाइन करते हो 1 2 और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल a b c पे, किस तरह से आप डिफाइन कर रहे हो f फंक्शन को, 1 जो है वो a के साथ है, 2 जो है b के साथ। अब एक और फंक्शन डिफाइन करते हो, ये डिफाइन करते हो 1 2 3 और ये आपके पास है a b c, ठीक हो गया। और ये आपके पास है a के साथ, ये b के साथ, ये किसी से, तो ये f जो है आपके पास एक्सटेंशन है f की। सर आगे समझ, एक और भी एक्सटेंशन हो सकती है ताकि आपको मजीद क्लियर हो कि एक से ज्यादा भी एक्सटेंशन हो सकती हैं, वो मैं अगले पेज पे कर देता हूँ। मैं ले रहा हूँ 1 2 3 और इधर a b c और मैं f वेव ले रहा हूँ किस तरह से, a के लिए ये जो पहले वाले दो है ना, ये उसी तरह रखते हैं जैसे f में है, चेंज इस पे डालनी है, ये आप कर लें। समझ आ रही है कि इन दोनों के लिए वो एग्री करो, f वेव इज इक्वल टू f ऑन a। सर अगर एक ही एलिमेंट दो एलिमेंट सेम को कर रहे होंगे वो तो फंक्शन ही नहीं रहेगा।
वन टू वन कोरेस्पोंडेंस ही नहीं फिर इनके दरमियान हो। बेटा उस तरफ क्यों लेके जा रहे हैं, मैं उस तरफ बात ही नहीं करना चाह रहा अभी। अभी आप सिर्फ ये चीज देखें कि ए के लिए देखें 1 और 2 की वैल्यू वही है जो एफ में है इन दोनों एग्जांपल में। जी इन दोनों एग्जांपल में एक चीज कॉमन है, 1 2 के लिए ए बी आ रहा है, तो इस केस लिए हम कहेंगे एफ की ये दोनों एक्सटेंशन है। सर एक्सटेंशन का कोई रूल तो नहीं होता वैसे? ये रूल ही है, ये रूल ही है, ये रूल ही है। दो रूल होते हैं, एक रूल ये कि उन दोनों की जो डोमेन है उसमें क्या रिलेशन होगा कि जो एक्सटेंशन होगी उसकी डोमेन बड़ी होगी या बराबर होगी। दूसरा रूल ये है कि जिसकी आप एक्सटेंशन कह रहे हैं वो दोनों सेम होंगे छोटे सेट पे। ये दूसरा रूल है, एक ये रूल है, एक ये रूल है। यानी कि जो एलिमेंट ओरिजिनल सेट में पड़े होंगे एक्सटेंशन में वो सेम होंगे, एक्सटेंशन में उनकी इमेजेस सेम होंगी। हाँ जी वो सेम ही होंगे। आप जरा वापस आ जाए हमारे थ्योरम पे। हमारा थ्योरम भी यही कह रहा है कि हमारे पास एक एक्सटेंशन होगी जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी होगी और ये एक्सटेंशन वाली प्रॉपर्टी है। f of f wave of x is equal to f of x for all x in z। जी अब हुआ क्या है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना ये एक्सटेंड हुई है ऊपर x के लिए। ये किसके लिए होल्ड कर रही थी? छोटे सेट के लिए। ये किसके लिए एक्सटेंड हुई है? पूरे x के लिए। समझ आई बात क्या नहीं? जी जी बच्चों क्लियर है? हाँ जी ठीक हो गया। अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास एक लीनियर फंक्शनल है z के ऊपर, वो एक प्रॉपर्टी रखता है। वो प्रॉपर्टी क्या है? ये वाली प्रॉपर्टी। वी हैव एक्सटेंडेड दिस प्रॉपर्टी फॉर होल x, दैट मीन बाय वन गेट वन। हमारे पास एक लीनियर फंक्शनल था, उसके लिए एक और लीनियर फंक्शनल x के ऊपर हमें मिल गया जो ये प्रॉपर्टी रखता था, और उस लीनियर फंक्शनल का ओरिजिनल लीनियर फंक्शन के क्या रिलेशन है? वो उसकी एक्सटेंशन हो गई। जी क्लियर? अभी इस स्टेटमेंट को 1 मिनट के लिए अपनी वर्डिंग में पढ़िएगा। अगर कोई बात नहीं क्लियर प्लीज यू कैन आस्क मी। जी क्लियर? हाँ जी सर आगे ऑप्शन। चले जी अब हम इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। सर क्विज कब होगा? आफ्टर 15 मिनट इंशाल्लाह। ओके सर। आफ्टर सॉरी क्या कह रहे हैं बेटा? सर हमने पढ़ भी लिया, इतना क्यूज भी देना और ब्रेक भी नहीं की हमने सर। तो ब्रेक तो मैं बेटा विदाउट ब्रेक चल रहा हूँ, आप लोगों का क्विज होगा, उसके बाद क्लास की आपकी एंड हो जाएगी। सर क्विज कितने मिनट का है? हाफ एन आवर का। अभी देखा 2:30 तक मैं आपको करवाऊंगा, 2:30 के बाद आप लोग क्विज करने बैठ जाएंगे। जब क्विज करने बैठ जाएंगे तो फिर आप इंशाल्लाह ताला सॉरी सर हाफ आवर में हो जाएगा। सर हाफ एन आवर इज नॉट इनफ, प्लीज थोड़ा टाइम बढ़ा दें। How you can say that half an hour is not enough? How you can say that? How you can say that half an hour is not enough? सर सॉल्व करना, देन पीडीएफ बनाना, देन अपलोड करना सर। नो आप किस तरह? 5 मिनट्स तो हमें सिर्फ 5 मिनट्स तो हमें पीडीएफ और अपलोडिंग में लग ही जाते हैं, तो 25 मिनट्स बाकी। लाइट जाती है, सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं, और लाइट और गर्मी में बार-बार लेके चले जाते हैं। चलिए आप 3:15 तक कर देना, ठीक हो गया? अब सही है सर। लाइट की बहुत प्रॉब्लम चल रही है सर। तो इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो उसी वक्त 15 मिनट एक्सटेंड करने से आपकी लाइट आ जाएगी? सर एक बार चली जाए तो हम तो सर आप गांव में आए हुए हैं, तो एक बार चली जाए तो घंटा डेढ़ घंटा आती नहीं है, तो सिग्नल उसी टाइम ड्रॉप हो जाता है। और सर फिर ऑप्शन होगा ना कि टाइम हमारे पास ज्यादा, तो फिर हम स्कूल से सॉल्व करके पीडीएफ वगैरह बना लेंगे। नहीं ये भी तो हो सकता है आप अपनी तरफ से स्कूल से करें और लास्ट 5 मिनट जो आपने अपलोड करने के लगे उस वक्त लाइट चली जाए। ये भी हो सकता है सर। चाहे बेटा
बेटा आप सारे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, अपलोड करने हैं। आप सारे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट, आप प्रोबेबिलिटी जानते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैं 2 आवर देता हूं सॉल्व करने के लिए और आप जी। लास्ट 15 मिनट रखते हैं अपने अपलोड करने के लिए, ठीक है। आप बड़े आराम से करके लास्ट 15 मिनट के लिए अपलोड करने, और उस वक्त आपका नेट का पैकेज भी खत्म हो गया है और उस वक्त आपकी लाइट भी चली गई है और कोई भाई भी नहीं है जो जाके आपका अपलोड करवा सके, बैटरी भी आपके मोबाइल की खत्म हो गई है। हाउ यू कैन अपलोड दैट? सर सब फिर पॉसिबल आपसे टाइम एक्सटेंड करवा देंगे थोड़ा और। मैं यही बात है आपको बेटा, रीजनेबल बात किया करें, यही बात आपको समझा रहा हूँ। ये रीजनेबल हम झूठ नहीं बोल रहे, ये ऐसे ही है सर। लोड शेडिंग आप तो खुद देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा यही चल मैम, रही है। मेरी बात सुनेगा प्लीज, मेरी एक बात क्विज सुनेगा का जो करना तो है ही ना हमने क्विज। सर क्वेश्चन कितने होंगे? बेटा मेरी अगर एक बात, ऐसा हुआ तो आप पे तो इल्जाम नहीं ना आएगा, वो तो फिर हमारी गलती होगी। ये बेटा मैं आपको ये क्वेश्चन बता दे कितने, तो उसके हिसाब से मेरे खुद ही अंदाजा हो जाएगा कितनी देर ओए, में। बेटा मुझे आपको टाइम देंगे, आप लोग अपनी बोलते जा रहे हैं सारे। हाँ जी सर। बेटा आपको रीजनेबल टाइम दूंगा मैं, और आपको रीजनेबल क्वेश्चन दूंगा, ठीक हो गया? ठीक है सर, ठीक हो गया, डोंट वरी। ओके ओके अभी आप ना वो शुरू हो जाते हैं, मतलब ये कि जो भी आपको टाइम दिया जाए उस पे आपने हमेशा कमेंट करना, ये थोड़ा है सर हमारा पेपर था कंप्यूटेशनल अलजेब्रा का सर, उस दिन इतना मौसम खराब हुआ, आंधी बारिश आई, हर जगह पे थी सर। सर ने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हमारे साथ। बेटा मैंने तो हमेशा आपके साथ कॉम्प्रोमाइज किया, आप ये मेरे साथ तो ना बात। हमने सबको बताया कि आंधी बारिश आई, सर ने कहा जो टाइम दिया है वही दिया है, लेकिन सर आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो आपको हम कह रहे हैं तो मुझे मेरी बात सुने, जो कॉम्प्रोमाइज करता है उसको फिर कहने की क्या जरूरत है, मुझे ये बताएं। मैंने मैं आपको मेरी एक बात सुनेगा, आप लोगों का मीडिया मैंने लिया, आप लोगों ने में से कुछ लोगों ने मुझे लेट सबमिट करवाया, मैंने उनका लेट सबमिट भी एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट कर जी, ऐसे बिल्कुल ऐसे हुआ है। किसी का मैंने ना एक्सेप्ट किया तो मुझे बता दे, लेट किया कि नहीं किया? सर कंप्रोमाइज आप कर, तो फिर सर आप बेटा कंप्रोमाइज करते हैं, तो फिर आप लोग क्यों मुझे कह रहे हैं? सर वो हम आपको हकीकत से आगाह कर रहे हैं कि अब ऐसा मतलब लोड शेडिंग बहुत ज्यादा डर चल रही लगता है कहीं जाए ना जाए, सबमिट ना हो, बस ऐसे ही स्टूडेंट्स बेटा प्लीज बेटा अपने आप को परेशानी में ना डाला करें। मैं आज पूरा लेक्चर मेरा ख्याल में अगर कंक्लूड करूं तो मैं आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बच्चों इतना ज्यादा जिंदगी को मुश्किल ना बनाओ। जी सर, ठीक है जी सर। आप जिंदगी को बहुत ही ज्यादा मुश्किल बनाया हुआ है, ठीक है सर ठीक है, बस कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है हम कर देंगे, तो टाइम आप देंगे उसमें। बेटा आप सॉरी आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बच्चे? नहीं सर कुछ नहीं। ओके प्लीज मैं बेटा आपको कंटिन्यू कर रहा हूँ। इस एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे देना चाहूँगा, वो मैं आप लोगों को वो मैं आप लोगों को बता दूंगा आपके पोर्टल पे, ठीक है। तो इसमें से कुछ असाइनमेंट मैं देना चाहूँगा, ठीक हो गया। तो इसमें जो आपके पास वेक्टर स्पेस वाला ऑन-बाउंड थ्योरम है, इसका प्रूफ जो है वो मैं प्लीज स्किप कर रहा हूँ, लेकिन जो नेक्स्ट इसके ऑन-बाउंड थ्योरम के ना उनके प्रूफ हमने करने, जो कि हमारे पास नेगेटिव के लिए भी है, कॉम्प्लेक्स के लिए जो है इसको भी देख ले, नॉन स्पेसिस के लिए भी है। ओके कुछ नेक्स्ट लेक्चर के लिए भी बचा के रखते हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, ऑन-बाउंड थ्योरम फॉर कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस एंड नॉन स्पेसिस। तो अभी मैंने रियल वेक्टर स्पेस के बारे में आप लोगों को बताया, तो जो आपका अभी हम बात करेंगे Shakrullah, what you want to ask me? Sorry? Sir, I want to pray, but we cannot do the prayer. Okay. In fact, I want to finish this just right now, and after the class I will pray. Okay? मैं तो अपने लिए जो टाइम रखा हुआ है वो तो यही है कि round about 3 o'clock I will finish and that I will pray. Okay? मैंने अपने लिए 3 o'clock के लिए रखो। I don't know आप लोग क्योंकि ये हर एक का पर्सनल मैटर है, मैं इसको डिस्कस नहीं करना चाहता। उन्होंने डायरेक्टली मुझसे पूछा है तो मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। तो मैंने अपने लिए टाइम 3 o'clock का रखा हुआ है। अगर आप
चाह रहे हैं कि आपका क्विज भी होगा, इट्स वेरी जेन्युइन, सो आई कैन एक्सटेंड। तो मैं 3:15 तक आप लोगों को बोला है कि मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ, बट सॉरी मैं ओके। सो प्लीज मैं इसकी स्टेटमेंट आप लोगों को करवा दूं, फिर मैं नेक्स्ट इसका प्रूफ मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आपको क्लास में करवाऊंगा, और इसके नेक्स्ट क्लास हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज नोट दैट, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है बच्चों? हेलो, ओके जी प्लीज, ये आपके पीछे, let x be a real or complex vector space and p are real valued function on x। अब x आपके पास कोई रियल भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है वेक्टर स्पेस। p are real valued functional on x which is sub additive। अब यहाँ पे जो p जो है उसके बारे में बोला है कि वो हमारे पास सब एडिटिव फंक्शन है इस तरह से। और सेकंड उसमें प्रॉपर्टी, अब ये p वो p पहले वाला p नहीं, अब ये p डिफरेंट p हम ले रहे हैं, p सब एडिटिव है और ये वो प्रॉपर्टी। अब अल्फा कोई भी आपके पास स्केलर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे कोई भी आपके पास हो सकता है, और यहाँ पे उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया, ये पी के बारे में आ गया। हमने क्या क्या बातें बोली हुई हैं, हमने जो कहा हुआ है कि पी सब लीनियर फंक्शन, तो अब पी को पहले हम डिफाइन कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स के केस में पी क्या होगा, फिर हम इसका एफ के साथ रिलेशनशिप देखेंगे, फिर हम एक्सटेंशन की बात करेंगे। ओके, तो ये सारी बातें यहाँ पे, तो पी ये हो गया। अब एफ कोई लीनियर फंक्शनल है विच इज डिफाइंड ऑन सबस्पेस ऑफ जी विद दिस प्रॉपर्टी। वहां पे क्या था, वहां पे था एफ ऑफ एक्स लेसर इक्वल टू पी ऑफ एक्स, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स लेसर इक्वल टू पी ऑफ एक्स। ठीक है, इसकी वजह क्या है, इसकी रीजन ये है कि एफ आपके पास जी से आर में नहीं है, सी में है। किसमें है? लीनियर फंक्शनल है। लीनियर फंक्शनल अगर कॉम्प्लेक्स आपके पास स्पेस है तो कोई भी लीनियर फंक्शनल होगा वो एक्स से किसमें होगा, सी में होगा, आर में नहीं होगा। तो इसलिए उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम ले रहे हैं। और पी रियल वैल्यूड फंक्शनल है। क्या है? रियल वैल्यूड फंक्शन है, इस वजह से एब्सोल्यूट वैल्यूड है। क्लियर? ये बच्चों क्लियर है? हाँ जी। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन f हैज अ लीनियर एक्सटेंशन, तो f की एक लीनियर एक्सटेंशन होगी f वे फ्रॉम z टू x, यानी कि उसकी डोमेन बड़ी हो जाएगी x में, सेटिस्फाइंग दिस प्रॉपर्टी। तो देखें ये बिल्कुल उसी तरह से है विद सम चेंज, उसमें हम ये वाली चेंज आई, ये वाली चेंज आई, और यहाँ पे भी चेंज आई। जी क्लियर? जी क्लियर है बच्चों? जी सर। ओके, तो और इसका जो प्रूफ है बेटा वो आप लोगों के साथ मैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करूंगा। इसके प्रूफ को प्लीज आप अच्छी तरह से पढ़ के आइएगा, ठीक है, अच्छी तरह से पढ़िएगा। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। जो मैं वर्डिंग बोल रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको याद रखिएगा मेरी बात को, ठीक है। उसमें नॉट स्पेसिस और इसकी एप्लीकेशन एंड बनक थ्योरम की इन सारी बातों को मैं डिस्कस करना, बहुत हमारा डिटेल लेक्चर होगा, ठीक है। ओके यस सर। ओके, तो आगे अगर किसी की अटेंडेंस रहती है प्लीज वो मुझे बता दें। फिजा इकबाल है, अहमद हसन है, मोहम्मद शाहजेब गुल है, ठीक हो गया। ये सारी बातें हो गई। लास्ट मैं फिर कमेंट करूंगा, असाइनमेंट जो है वेंसडे तक जिन लोगों ने अपनी प्रीवियस जो है इस तरह की कॉपी हुई है, मतलब आप मेरी बात मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता सारी स्टेटमेंट, तो अगर वो मुझे सेंड कर देते, ईमेल कर देते, इट्स गुड। अदरवाइज मैं उनके 0 मार्क्स अपलोड कर दूंगा। ओके क्लियर? जी सर। ओके, और मैं आप लोगों के साथ विद इन कौन सी असाइनमेंट मैंने सॉरी सुना नहीं था, शायद मैंने लेट ज्वाइन किया था। मैं ये बता रहा था जो सबमिट। जी सर। बेटा प्रीवियस जो 3 असाइनमेंट्स हैं उनमें कुछ असाइनमेंट्स मैंने देखी हैं जिन बच्चों ने खुद नहीं की हुई, किसी ने उसको सॉल्व करके उसका नाम लिख दिया और उसको LMS पे आपने अपलोड कर दिया, फॉर एग्जांपल किसी ने भी, तो वो इस तरह से मुझे पता चला कि आप लोगों के मिड भी मेरे पास आया तो हैंडराइटिंग मैच नहीं कर रही थी, या आपने मिड किसी से करवाया या असाइनमेंट किसी से करवाई, एक ही बात हो सकती है। ओके ठीक है सर, थैंक यू।
ओके तो सर मेल करना है या एलएमएस पे अपलोड करना है? सॉरी क्या? सर जो हमारा क्यूज होगा वो एलएमएस पे अपलोड करना है या ईमेल? मैं आपको ईमेल कर रहा हूँ, ठीक है, और उस ईमेल के रिस्पॉन्स में आपने मुझे करना है, ठीक है? थैंक यू। अच्छा, ये एक आपका असाइनमेंट टाइप क्विज है। क्या है? असाइनमेंट टाइप क्विज है। तो मैं आप सब लोगों को इसको रिप्लाई, एक ही क्वेश्चन है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ 3:30 तक का टाइम है हमारे पास जी, 3:30 तक कर लेते हैं, ठीक हो गया? ओके ओके, क्विज क्या है? अब आप इसको चाहे नोट कर लें, मैं आपको ईमेल भी कर रहा हूँ सबको, तो प्लीज उसके रिप्लाई में आपने मुझे करना है। क्या? ओके सर। रिप्लाई में करना है, और मैं आप सब लोगों को अलग, आप लोगों को ईमेल आएगी। क्या आएगा? ईमेल। ईमेल सब लोगों को अलग से आएगी। अभी 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं ईमेल जनरेट कर लूं। हाँ। और मैं बार बार कह रहा हूँ, ईमेल के रिप्लाई में आप लोगों ने मुझे करना है, ठीक है? जी